जी, तो हालांकि मैं अभी भी बहुत सारी चीजें सीख रहा हूँ और हो सकता है आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए, बातचीत करते हुए भी कुछ नई इंफॉर्मेशन मेरे को मिले, नई जानकारी मिले। तो हम इस सेशन को कोई लेक्चर की तरह से नहीं करेंगे, मैं सिर्फ बातचीत करूंगा और उस बातचीत में हम कोशिश करेंगे कि जो आपका ये सिलेबस है वो कवर हो जाए। मैं एक साइंस फिल्म मेकर के पर्सपेक्टिव से थोड़ी बातचीत करूंगा और ये रहेगा उसमें कि हम बेसिकली जब कोई फिल्म लेते हैं, एक्चुअली फिल्म जो भी है उसको मैं सिर्फ साइंस फिल्म नहीं, मैं हर तरह की फिल्म की बात कर रहा हूं, पर साइंस फिल्म के लिए कुछ खास आपको चाहिए होता है। तो फिल्म बेसिकली एक क्राफ्ट है, मतलब ये बिल्कुल एक ताजमहल बनाने जैसी चीज है कि आप एक के बाद एक चीजें बनाते हैं, उसी तरह से फिल्म बनाते हैं। तो जब हम शूट करके आते हैं वो एक तरह से हमारा मटेरियल है, और जब उसको एडिट टेबल पे हम लेके आते हैं और एडिट करते हैं, तो लिटरली जिस तरह से एक बिल्डिंग बनती है, जिस तरह से एक एक ईंट रखी जाती है, उस तरह से हम अपने शॉट्स को अरेंज करते हैं और वो फिर तय करता है कि आपकी फिल्म अल्टीमेटली किस तरह से होगी। तो ऐसा नहीं है कि हम एक आधा घंटे की फिल्म बनाए तो वो 2-3 घंटे में जो भी हमने शूट किया उसको टाइम लाइन पे रख दिया और उसको अरेंज कर दिया और वो एक फिल्म बन गई। वो बेसिकली एक क्राफ्ट है, और जिस तरह से पेंटर अपनी पेंटिंग को बनाने के लिए हर एक स्ट्रोक उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से फिल्म मेकिंग भी उसी तरह का क्राफ्ट है, और उसमें आपका एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार अगर हम देखेंगे तो उसमें जो स्पेस है, हम जो बीच में एक लाइन के बीच में दूसरी लाइन के बीच में जो स्पेस छोड़ते हैं, उसका अपना एक इंपॉर्टेंस है। हम जो ट्रांजिशंस देते हैं, एक शॉट से दूसरे शॉट्स में जाते हैं, उसके क्या मीनिंग्स है, उसकी क्या लैंग्वेज है, ये चीज डिपेंड करती है कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं। और ये चीज इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली आप अपने आइडिया को, अपनी एक थॉट को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और जब आप फिल्म मेकिंग की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो कम्युनिकेशन जो आप करना चाहते हैं लोगों के साथ, जो मैसेज आप देना चाहते हैं, वो लोगों तक कितना पहुंचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरी बातचीत जो हम आज जो आपका टॉपिक है वो बेसिकली कंटेंट पे है कि हम कंटेंट को किस तरह से सेलेक्ट करें, उसको किस तरह से प्रेजेंट करें, उसका ट्रीटमेंट क्या हो, कैसे बनाएं, क्या वो करें, ये सारी चीजें हम अपनी इस बातचीत में कवर करेंगे। अब मैं एक छोटी सी पीपीटी है, मैं बताऊंगा। पीपीटी वैसे फिल्म मेकर्स के लिए पीपीटी बहुत बुरी होती है, ये भी वो है, मैं वो आपके साथ एक बार शेयर कर देता हूं। जो स्क्रीन पे अभी एक पिक्चर है, बहुत सारे लोग उस को जानते होंगे, ये कल्पना चावला की है। तो ज्यादातर लोग जानते होंगे कल्पना चावला, फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो स्पेस में गई थी। तो कल्पना चावला के लास्ट फ्लाइट के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन होगी। वो कोलंबिया स्पेस क्राफ्ट से लास्ट टाइम जब अंतरिक्ष में गई थी, और वापस लौटते हुए फरवरी 1 को उनका जो प्लेन था कोलंबिया, वो ब्लास्ट कर गया था, एक्सीडेंट हुआ था। और उसके बाद जो उसमें ये स्पेस शटल कोलंबिया था, इसके स्पेस शटल कोलंबिया डिजास्टर के नाम से भी हम जानते हैं। तो जब वो वापस एंट्री कर रहा था, तब लगभग 10,000 किलोमीटर की स्पीड से, माइल पर आर की स्पीड से वो वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर किया था। उस टाइम ब्लास्ट हुआ और जो उसमें 7 एस्ट्रोनॉट थे वो मारे गए। लगभग 4 बिलियन का वो स्पेस क्राफ्ट था जो डिस्ट्रॉय हो गया था। और उसके बाद
कोलंबिया को सदा के लिए बंद कर दिया गया था। उसके बाद नासा ने कोलंबिया की कोई फ्लाइट कंडक्ट नहीं की, और उसकी जो पूरी डिब्रीज थी वो लगभग टेक्सास के 200 स्क्वायर माइल्स में वो फैल गई थी और 7 लोग मारे गए थे। ये एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि हम जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वो कितना इंपॉर्टेंट है। ये एक इंसिडेंट मैं इसके थ्रू आपको बताना चाह रहा हूं। तो बेसिकली हुआ क्या था, इसके थोड़े से बैक में जाएं तो आपको शायद नहीं याद होगा, आप शायद उस टाइम पे बहुत छोटे रहे होंगे, लेकिन मैं तब भी मीडिया में काम कर रहा था। और हुआ क्या था कि वैसे तो कोलंबिया का जो ये मिशन था वो 2003 से पहले ही प्लान था, लेकिन उसमें लगातार कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही थी जिसकी वजह से उसको लगातार पोस्टपोन किया जा रहा था। और फाइनली इसको 15 या 16 के आसपास, शायद 15 जनवरी को 2003 को इसको लॉन्च किया गया। तो जब लॉन्च किया गया तो लॉन्च के टाइम पे आपको आज भी अगर आप नासा के जितने भी लॉन्च प्रोग्राम देखते हैं, और नासा अपने आप में बहुत पर्टिकुलर होता है अपने सब उसके लॉन्च के बारे में, उसको बहुत माइन्यूटली डिटेलिंग को रिकॉर्ड किया जाता है। और उसमें अगर हल्की सी भी कोई चेंज आ रहा है या कुछ है तो बहुत ध्यान से देखा जाता है उसको। तो जब लॉन्च हो रहा था तो उस टाइम पे लॉन्च के टाइम पे उसको बहुत हाई लेवल का वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। उस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखा गया। 2 दिन बाद जब एनालाइज किया गया वहां के नासा के इंजीनियर्स ने, तो उन्होंने एक वीडियो देखा। उस वीडियो में ये था कि जब लॉन्च हो रहा था तो उस पे एक छोटा सा फोम का एक टुकड़ा, जिसका शायद वेट रहा होगा 700 ग्राम के करीब, वो एक फोम का टुकड़ा था, वो उससे लॉन्च के टाइम पे टूट के उसके लेफ्ट विंग के साथ टकराया था। तो उसके इंजीनियर्स ने इस पूरी घटना को, इस पूरे इंसिडेंट को बहुत सीरियसली लिया, इसका एनालाइज किया कि जिस टाइम पे, क्योंकि जब कोई भी एयरक्राफ्ट लॉन्च करता है तो उसकी स्पीड बहुत होती है, उसकी वेलोसिटी जो है, क्योंकि उसको एस्केप करना होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर से, तो उसकी वेलोसिटी बहुत थी। उस वेलोसिटी के साथ अगर एक फोम का टुकड़ा भी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वो कर सकता है। और उन्होंने उसका एनालाइज किया, उन्होंने उसकी एक प्रेजेंटेशन बनाई, और उन्होंने उसको देख के, जबकि उसके कुछ दिन बाद वहां के जो क्रू मेंबर थे उन्होंने भी उसकी फोटोग्राफ्स को देखा। तो आपस में नासा के इंजीनियर्स ने एक प्रेजेंटेशन अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ रखी, और उसमें उन्होंने पीपीटी के थ्रू पूरे इंसिडेंट को एक्सप्लेन किया। तो जिस तरह से वो पीपीटी रखी गई, जिस तरह से वो बताया गया, वो एक पीपीटी की शेप में था। मैं आगे उसकी पीपीटी की आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा। लेकिन हुआ क्या कि सब लोगों को, जो सीनियर मैनेजमेंट थी नासा की, इंजीनियर्स ने उसके हर एस्पेक्ट को, कि वो किस वेलोसिटी से गिरा है, कहां टकराया, उसके क्या डैमेज हो सकते हैं, ये सब कुछ उन्होंने उस पीपीटी के जरिए अपनी प्रेजेंटेशन में, जो कि 2 दिन बाद उनकी प्रेजेंटेशन थी सीनियर ऑफिसर्स के साथ, वो उसको दे दी। उसके बाद ये 15 दिन बाद ये इंसिडेंट हुआ। 15 दिन वो एस्ट्रोनॉट्स वहां पे रहे। एक येल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे जो बेसिकली कम्युनिकेशन पे काम कर रहे थे। उसने उस पीपीटी का एनालाइज किया, उसको देखा, और उसके बाद, उसके पूरे इंसिडेंट के बाद, हालांकि जो नासा की टीम थी जिसने इस पूरे कोलंबिया डिजास्टर का की इवेल्युएट किया, इसकी जांच की, उसके कुछ रिकमेंडेशन थी, उसने कुछ बताया कि किस वजह से हुआ, ये सब रखा गया। लेकिन जो एक साइंस, जो कम्युनिकेशन के प्रोफेसर थे येल यूनिवर्सिटी में, एडवर्ड टुफ्टे, उन्होंने उस प्रेजेंटेशन को देखा, उसका एक एनालाइज पेपर लगभग 3-4 साल बाद उन्होंने उसको रिलीज किया, और उसने अपना टाइटल दिया डेथ बाय ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये उनकी एक प्रेजेंटेशन है जो अभी आप देख सकते हैं। इसमें अगर उन्होंने पूरी रिपोर्ट को, कि किस तरह से प्रेजेंटेशन में
जो वहां के इंजीनियर्स ने जो प्रेजेंटेशन दी थी वो किस तरह की प्रेजेंटेशन थी। थोड़ा सा क्लोज में था कि ये आप अगर आपको दिख पा रहा होगा मेरे को लगता है। तो ये एक प्रेजेंटेशन थी, उन्होंने जिस तरह से टिपिकल एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है उसमें सारी इंफॉर्मेशन को दिया। हालांकि उन्होंने पूरी सीरियसनेस के साथ कि वो जो फोम का टुकड़ा था उसकी क्या वेलोसिटी है, वो कितना डैमेज कर सकता है, ये सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में डाली। तो फैक्चुअली जो डिजास्टर था उसकी परिकल्पना एक तरह से उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में दी थी, लेकिन जो प्रेजेंटेशन का डिजाइन था और जो इंफॉर्मेशन को जिस तरह से रखा गया था उससे जो नासा के सीनियर मैनेजमेंट थी उसको कहीं नहीं लगा कि इससे कोई गड़बड़ हो सकती है, और वो उन्होंने उसको लगा कि सब कुछ ठीक है। और लगभग 2 दिन बाद ये प्रेजेंटेशन दी गई थी, उनको लगा सब कुछ ठीक है और उन्होंने उस इंसिडेंट को इग्नोर कर दिया। वो 15 दिन थे। तो यहां पे जो प्रोफेसर टुफ्टे ने जो अपनी प्रेजेंटेशन में बताया कि उन 15 दिन में साइंटिस्ट ने, इंजीनियर्स ने जो इंफॉर्मेशन को बताया था उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाए उस प्रेजेंटेशन की वजह से, क्योंकि प्रेजेंटेशन का डिजाइन बुरा था। इंफॉर्मेशन वो सारी थी, उन्होंने वो सारी इंफॉर्मेशन, उनका अपना प्रोजेक्शन किस स्पीड के साथ वो जा रहा है, उसके क्या डैमेज हो सकते हैं, कहां वो टच किया, उसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं, ये सारी चीजें उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में दी। लेकिन वो जो कम्युनिकेट करना चाहते थे इस डिजास्टर को लेके, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाए। तो यहाँ एक बड़ा सवाल है कि एज ए फिल्म मेकर जब हम किसी चीज को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो अगर हम अपना मैसेज प्रॉपरली अपने फॉर्मेट के थ्रू कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो ये हमारा भी उतना फॉल्ट ही है, फिर मतलब उसका पर्पज नहीं है। तो इस तरह से अगर नासा के वो इंजीनियर अपनी सीनियर मैनेजमेंट को अपनी बात को प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाते और वो उसके रिजल्ट्स को बता पाते, तो शायद इतने बड़े डिजास्टर को रोका जा सकता था, क्योंकि वो लगभग 17 दिन वहां पे उसके बाद रहे हैं, और 17 दिन में दूसरा वो भी जा सकता था, उसको रिपेयर किया जा सकता था या कोई और मेथड उसमें किया जा सकता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक फिल्म मेकर के सामने कि जो आप मैसेज देना चाहते हैं उस मैसेज को किस तरह से आप प्रोजेक्ट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए फिल्म मेकिंग एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एक लेक्चर, एक आर्टिकल से डिफरेंट है। हम स्टोरी टेलिंग के थ्रू इसको बताते हैं। तो बेसिकली अगर हम जब कोई भी कंटेंट सेलेक्ट करते हैं तो बेसिकली हम कोशिश करें कि वो थिंक कॉम्प्लेक्स स्पीक सिंपल। मतलब ये नहीं है कि आप उसके पूरे डीप में सोचेंगे। हम जब कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं तो ऐसा नहीं है, मतलब मैंने बहुत सारी फिल्में बनाई है और मतलब एज ए साइंस फिल्म मेकर मैं अपने आप को बड़ा लकी समझता हूं कि मेरे को अपने पूरे करियर में शायद इतना कुछ सीखने को मिला जो किसी साइंटिस्ट को या साइंस ग्रेजुएट को नहीं मिलता। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साइंटिस्ट जो ये कहते हैं कि मेरी ये फील्ड है, मैं इसके ये जानता हूं लेकिन इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। एज ए साइंस फिल्म मेकर मैं ये प्राउड फील करता हूं कि मैंने अपने पूरे करियर के दौरान एटॉमिक रिएक्टर के ऊपर खड़े होकर शूट किया है, एक्चुअल चलते हुए एटॉमिक रिएक्टर के पास जहां पे रेडियो एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, वहां पे मैंने जाके शूट किया है। मैं रिमोट में अभी 2 दिन पहले मैं ऐसे एरिया में गया था, तवांग जैसे एरिया में, जो मतलब आमतौर पे फिल्म मेकर के लिए बड़ा वो होता है, वहां मैं शूट करके आया। जब मंगलयान लॉन्च हो रहा था नासा में, जहां पे जो पूरे सैटेलाइट इसरो में जहां पूरे सैटेलाइट बनते हैं, वहां किस तरह से लॉन्च होता है, ये अपॉर्चुनिटी हमें एज ए फिल्म मेकर मिलती है। तो एज ए फिल्म मेकर हम जब काम करते हैं, तो आज मैं अगर किसी एटॉमिक एनर्जी पे फिल्म कर रहा हूं तो मेरे को उस फील्ड के बारे में पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। मैं एक्वायर करता हूं अपनी इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैं अपनी बातचीत को तभी रख सकता हूं जब
मेरे को उसके बारे में, हर एस्पेक्ट के बारे में पता हो, तभी मैं उस अपनी बातचीत को अच्छी तरह से रख सकता हूं। तो इसलिए आपको उस चीज के बारे में ओवरऑल इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि आप उस पूरी इंफॉर्मेशन को बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से दें। आपको कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन जब आप बात करें, जब आप कम्युनिकेट करें, जब अपना मैसेज दे रहे हैं, तो हो सकता है आप बहुत सिंपल तरीके से अपनी बात को रखें, तभी आप अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो जब भी हम कोई कंटेंट लेते हैं, तो बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हो, उसको हर आदमी समझ सके। लेकिन उसके पीछे ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि मेरे को भी वो बहुत ही सिंपल ही पता है। एज ए फिल्म मेकर आपको उसके हर एस्पेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंफॉर्मेशन सारी हो, लेकिन उसको बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से लोगों को कम्युनिकेट करें, तभी वो बात आपकी लोगों के बीच में जा पाएगी। मैं एक और छोटा सा एग्जांपल दूंगा। ये रेने मैगरेटे एक पेंटर रहे हैं, 19 फ्रेंच पेंटर है। तो उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी जिसका टाइटल था थ्रेचरी ऑफ इमेजेस। ये उनकी एक पेंटिंग है, और उसके नीचे उन्होंने एक फ्रेंच पेंटर है, ये 1930 के आसपास इन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। फ्रेंच में उन्होंने इसका टाइटल लिखा हुआ है। इसका टाइटल बेसिकली ये है, दिस इज नॉट ए पाइप। उनकी ये पेंटिंग थी, नीचे उन्होंने टाइटल लिख दिया, दिस इज नॉट ए पाइप। वो अपनी पेंटिंग की लैंग्वेज को लेके, अपने पूरे मैसेज को लेके, वो बहुत डिफरेंट तरह के, बहुत ही अलग हटके वो चीजों को देखते थे। फर्स्ट अगर आप देखें तो ये आपको एक कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लगती है इसमें कि एक पेंटिंग है जिसमें पाइप है, और वो ये कह रहे हैं कि दिस इज नॉट ए पाइप। तो आपको मैं मतलब थोड़ा सा हम इंटरेक्ट कर सकते हैं इसमें। स्टूडेंट्स जो बताना चाहें कि आपको इस पेंटिंग को देख के क्या लगता है, कोई भी। किसी का के दिमाग में इस पेंटिंग को लेके ये आता है कि ये बड़ा ही कंट्राडिक्टरी सा वो है, कोई भी स्टूडेंट। शिगार सर, मे बी है शिगार। हाँ, ये सिगार है, जिसको इंग्लिश में पाइप बोलते हैं बेसिकली। तो उसने वो दिखा के कहा कि ये पाइप नहीं है। तो ये कितना कंट्राडिक्टरी है, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने अपना जो टाइटल दिया है वो सही दिया है, या वो कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, या वो इसके अंदर कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं जो आप लोगों को लगे इसमें। कोई भी स्टूडेंट, आप अपने विचार रख सकते हैं कि आपको ये पेंटिंग देख के क्या लगता है। सर पेंटिंग देख के तो सीधे सीधे लगता है कि ये बहुत कॉन्ट्रैक्टरी स्टेटमेंट, मतलब जी इमेज देख के स्टेटमेंट कॉन्ट्रैक्टरी लिख दी है। अब इसके पीछे कारण क्या हो सकता है ये तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन हाँ ये कॉन्ट्रडिक्टरी है। और आई थिंक हमारे दिमाग से जो व्यूअर है उसके दिमाग के साथ खेलने के लिए किया गया है, उसके दिमाग को बदलने के लिए किया गया है। ये बिल्कुल सही है। कुछ और लोग कोशिश करें। आपका सही, वो आपने बिल्कुल सही बताया। लोगों ने भी ये कहा कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये क्या मतलब है, आप कह रहे हो ये पाइप नहीं है, सबको दिख रहा है ये पाइप है। तो वो मतलब उस पेंटिंग को लेके लोगों ने कहा कि ये बेवकूफ है पेंटर, वो कह रहा है ये पाइप नहीं है। किसी और को कुछ समझ में आता है? सर एक और रीजन हो सकता है कि अगर हम देखेंगे तो ये सबको पता है पाइप है देखने से, इसमें नीचे लिखा है, तो इससे पब्लिक अटेंशन भी बढ़ाने के लिए भी हो सकता है कि कॉन्ट्राडिक्ट क्यों किया जा रहा है इसे। ओके, something related to health communication, sir, health and science collab. ओके, isn't it that this is not a pipe, this is a smoke? जो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को जो है वो नेगेटिवली प्रभावित करती है। और कोई स्टूडेंट, कोई भी?
मतलब हम बेसिकली, मेरा मकसद ये है कि, और शायद मेरा मकसद नहीं, ये रेने मैग्रिटे का मकसद रहा होगा कि वो इस पेंटिंग के जरिए आपकी इमेजिनेशन को खोलने की कोशिश करना चाह रहे हो। तो मेरा मकसद भी अभी फिलहाल ये है कि आप कोशिश करें इसके बियॉन्ड देखने की, जो शायद वो पेंटर चाहता है। कोई और, किसको कुछ अलग लगा हो, ये पेंटिंग की बजाय कुछ और लग रहा हो, शायद उनकी स्टेटमेंट पेंटर की वो सही हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली पेंटिंग की अपनी एक लैंग्वेज है, फिल्म की अपनी एक लैंग्वेज होती है, और फिल्म का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि हम जो मैसेज देना चाहते हैं मतलब वो लोगों के पास पहुंचे। ये इंपॉर्टेंट है कि जो मैसेज देना चाहते हैं वो लोगों के पास पहुंचे, लेकिन फिल्म के साथ एक और इंपॉर्टेंट है, और वो एक बहुत ही अच्छा वो है कि अगर आप उस मैसेज से बियॉन्ड अपने ऑडियंस को ले जा सके, मतलब आप उसकी इमेजिनेशन को खोल सके, उसको एक नया पर्सपेक्टिव दे सके। विजुअल लैंग्वेज में ये पावर है कि वो उसको एक नया वो दे दें। एक्चुअल में जो पेंटर्स ने इस पेंटिंग में पेंट किया और उसके नीचे जो ये कैप्शन लिखा, दिस इज नॉट ए पाइप, वो उन्होंने बिल्कुल सच लिखा है कि दिस इज नॉट ए पाइप, ये एक पाइप की इमेज है। वो ये बताना चाह रहे हैं, उन्होंने सच्चाई लिखी है, लेकिन दिख हमें कुछ और रहा है। हम जो फंस गए हैं, मतलब हमने पेंटर की फीलिंग को यहां पे प्रॉपरली समझ नहीं पाए। पेंटर ने बिल्कुल सच लिखा, हमें कंट्राडिक्टरी लग रहा था, हमें लग रहा था ये कुछ और है। शायद उसने, मतलब मैं कई बार ये लेक्चर में अपनी बातचीत में ये दिखाता हूं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ये कहते हैं कि नहीं ये कुछ पेन लग रहा है, ये कुछ लकड़ी का कुछ और लग रहा है, तो आप बिल्कुल दूसरी तरह से कहीं और जाने लगते हैं। जबकि उन्होंने इसको, और हमें कंट्राडिक्शन लगा इस पूरी स्टेटमेंट में, जबकि ये कहीं कंट्राडिक्टिव नहीं है। उन्होंने कहा दिस इज नॉट ए पाइप, ये पाइप की इमेज है, दिस इज नॉट ए पाइप, ये पाइप की पेंटिंग है। तो वो पूरी पेंटिंग की जो एक लैंग्वेज होती है कि यहां पाइप नहीं है हमारे पास, हम एक पाइप की इमेज देख रहे हैं, हम एक पाइप की पेंटिंग देख रहे हैं। ये एक पेंटिंग है, एक्चुअल में पाइप नहीं है। तो बेसिकली जब आप अपना मैसेज लेके जाने की कोशिश करते हैं, अपनी फिल्म जब आप लोगों को, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या मैसेज लेके जा रहे हैं और उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एज ए फिल्म मेकर आप अपनी ऑडियंस की इमेजिनेशन को बढ़ाते हैं अपने मैसेज के थ्रू। बहुत एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स में आपने देखा होगा, कई बार आर्टिस्ट हो सकता है वो मैसेज देना चाहता हो या नहीं देना चाहता हो, लेकिन वो उनकी पेंटिंग को लेके बहुत सारे लोग अपनी तरह से उसकी एक थ्योरी, एक कहानी। जी शायद कोई कुछ कहना चाह रहा है। ओके, तो कई बार जब एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग देखते हैं तो हम अपनी तरह से अपनी इमेजिनेशन को दौड़ाते हैं और हम अपने नजरिए से उसकी मीनिंग को समझने लगते हैं। हो सकता है वो पेंटर या उसकी पेंटिंग को बनाने वाला उसकी उस थ्योरी को ना देख रहा हो। तो एज ए फिल्म मेकर हम अपने ऑडियंस को के माइंडसेट को ब्रॉडर करने की कोशिश करते हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश ना करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम उसके दिमाग को खोलें, उसकी इमेजिनेशन को खोलें, उसको आगे लेके जाएं। ये इंपॉर्टेंट है। मैं
कैरेक्टर्स पे बात करता हूं कुछ। ये एक पिक्चर है, एक किसान की पिक्चर है। जब हम किसान की बात करते हैं तो हमारे दिमागों में ये एक इमेज आती है। देखिए, जब आप फिल्म देखते हैं तो बेसिकली फिल्म देखते हुए या कोई कहानी सुनते हुए आप एक इमेजिनेशन करते हैं। वो इमेजिनेशन में आप उस पूरी की पूरी फिल्म एक तरह से चलती रहती है। कोई बातचीत कर रहे हैं तो उसके बारे में भी जब आप कुछ करते हैं तो वो पूरा इंसिडेंट आपके उसमें एक फिल्म की तरह से चलता है। कोई कहानी सुनते हैं तो आपके दिमाग में पूरी एक पिक्चर चल रही होती है, आप उसको इमेजिन करते हैं वो कहानी को, तभी आप उसमें ज्यादा अच्छी तरह से इन्वॉल्व हो पाते हैं। तो इसीलिए स्टोरी टेलिंग की अपनी एक खासियत होती है। तो जब हम बात करते हैं कि किसी किसान की, तो ये एक इमेज जनरली आती है। एक दूसरी इमेज मैं एक और उसकी बात करता हूं कि किसी माँ बेटी या माँ बच्चे की जब हम कल्पना करते हैं तो एक ऐसी सी इमेज हमारे सामने आती है। तो ये बेसिकली जब भी हम कुछ सुनते हैं तो एक खास तरह की इमेज बनती है, हम रिस्ट्रिक्ट होते हैं इस तरह की चीजों में, जबकि एक फिल्म मेकर का काम होता है कि आप उस इमेज को तोड़ें। मैं इसमें आगे बढ़ूंगा कि मतलब यही चीज जब मेरे दिमाग में आई तो मैंने कोशिश की, ये सवाल मेरे दिमाग में भी था कि किसान की जब इमेज आती है तो आप कुछ कुछ इस तरह का इमेजिनेशन करते हैं। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे ही बैठे बैठे मैं खुद भी कोशिश कर रहा था कि मेरी लैंग्वेज में किस तरह की चेंज आए, क्या वो आए। तो मैंने फार्मर को लेके, किसान को लेके गूगल किया। मैंने ये गूगल खोला और मैंने उस पर फार्मर वर्ड डाला, और जब मैंने फार्मर डाला तो गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसने अपने तरीके से फार्मर को समझा और उसने मेरे सामने ये एक उसकी इमेज रख दी। तो हम जब सोचते हैं फार्मर को तो हमारे दिमाग में ये इमेज आती है, लेकिन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जब फार्मर को सर्च किया और मैंने कहा कि आप मेरे को फार्मर की इमेज दिखाएं, तो मेरे को फार्मर्स की इमेज में इंटरनेशनली ये इमेजेस आई, जिसमें एक हैट पहने हुए लोग वो है, एक अगर आप देखें तो बैल वाला भी किसान है, एक महिला भी किसान है, जो जनरली हम कभी नहीं सोच पाते कि एक महिला किसान हो सकती है, जबकि है सच्चाई में। उसमें बहुत ही उसमें पैंट शर्ट पहने हुए भी किसान है। तो ये इस तरह की अलग अलग इमेज मेरे सामने आई। तो ये मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट था कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब किसान को समझता है तो उसने बहुत ही लॉजिकल तरीके से मेरे सामने कुछ पिक्चर्स रखी और वो मेरी इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग थी। मतलब मेरे लिए किसान वही था जो कि आज किसान नहीं है। अगर आज के किसान को आप देखें तो वो किसान मतलब बैल नहीं जोतता, उसके पास ट्रैक्टर है, वो भी पढ़ा लिखा है, वो भी पैंट शर्ट पहनता है, वो भी एक आम आदमी की तरह जिंदगी जीता है। लेकिन अभी भी हमारे दिमागों में किसान की इमेज वही बैल जोतता हुआ किसान है, जबकि बैल जोतना उसके पास बहुत बड़े मतलब अच्छे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स है, ट्रैक्टर से खेती करता है, बहुत एडवांस खेती करता है। लेकिन जब भी हम किसान की बात करते हैं, जब भी हम कैरेक्टराइज करें तो वही चीज इमेज आती है, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मेरे को एक बिल्कुल अलग रूप दिखाया। इसी तरह से जब मैं एक साइंटिस्ट की इमेज देखता हूं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आइंस्टीन की इमेज आती है। वही एक ऐसा साइंटिस्ट जिसके बड़े बड़े बाल हैं और वो खुले हुए बाल हैं, और आइंस्टीन की पिक्चर हमारे दिमाग में आती है। मैंने एक उसके साथ में एक और पिक्चर रखी है। ये पिक्चर है सेड्रिक विलेनी की, ये भी फ्रेंच है। और आपको क्या लगता है कि ये किसी फिल्म के हीरो हैं, मॉडल है, या क्या है? किसी को लगता है आर्टिस्ट है जी? सर, आर्टिस्ट लगता है। तो मैंने एक साइंटिस्ट को, एक आर्टिस्ट को
कंपेयर करने की कोशिश की है कि जनरली हमारी जो साइंटिस्ट की इमेज होती है वो आइंस्टीन जैसी होती है, बहुत ही वियर्ड साइंटिस्ट होता है, उसके बड़े बड़े बाल होते हैं, वो कुछ दिखता नहीं उसको। तो जब हम अपने कैरेक्टर्स में इस तरह की कैरेक्टराइजेशन करते हैं तो ये इमेज हमारे उसमें वो करती है। दूसरी तरफ जब हम मॉडल की बात करते हैं तो हमारे कैरेक्टर में मॉडल इस तरह से होते हैं जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं, बहुत टॉप, और उसने यहाँ पे ब्रोच लगाया हुआ है एक मकड़ी का। तो ये है, तो ये दोनों कंपैरिजन मैंने करने की कोशिश की है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो सेड्रिक वेलिनी है ये फ्रेंच है और ये बेसिकली बहुत जाने माने फील्ड मेडलिस्ट है। जिसको मैथ के लिए दिया जाता है, मतलब नोबेल प्राइज साइंस में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। नोबेल प्राइज के इक्वल ही फील्ड मेडल होता है जो मैथमेटिशियंस को दिया जाता है। तो ये 2010 के मैथमेटिशियन मतलब फील्ड मेडल के विनर है और ये साइंटिस्ट है। एक्चुअल में पिछले दिनों कुछ 4-5 साल पहले हम एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, मैं बेंगलोर में, तो वहां पे ये एज ए चीफ गेस्ट आए थे और मैंने इनके साथ इंटरेक्ट किया। बहुत सारे लोग इनसे ऑटोग्राफ ले रहे थे, सबको लग रहा था कि शायद ये कोई मॉडल है, फिल्म मेकर है, कोई वो मतलब इस तरह की इमेज इनके साथ के बारे में थी। लेकिन एक्चुअल में ये एक तरह से साइंटिस्ट है। तो हम जब कैरेक्टराइज करते हैं किसी चीज को तो हमारे दिमाग में वही टिपिकल एक इमेज होती है। इसलिए आपको याद होगा एक डॉक्टर की मौत, बहुत पहले एक फिल्म आई थी, पंकज कपूर जो शाहिद कपूर के फादर थे, उन्होंने उसमें वो किया था। तो हमने उसमें भी देखा कि वो टिपिकल एक जिस तरह के इमेज उसमें थी वो एक टिपिकल साइंटिस्ट की थी कि साइंटिस्ट मतलब अपनी नॉर्मल जिंदगी नहीं जीते, वो मतलब बड़े अजीब से होते हैं, उनको पूरी जिंदगी से कोई मतलब नहीं होता, उनको गाने बजाने से कोई मतलब नहीं होता, आर्ट से बहुत दूर होते हैं, क्रिएटिविटी से बहुत दूर होते हैं, बस अपनी साइंस में लगे रहते हैं। वो फैशनेबल नहीं हो सकते, वो फैशन नहीं कर सकते, बस अपने साइंस में लगे रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको हिस्ट्री में बताऊं कि डॉक्टर सीवी रमन जो पहले एशियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में, पहले इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला, और अकेले इंडियन थे जिनको मतलब एक तरह से फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। तो वो बहुत अच्छा म्यूजिक बजाते थे और उनका इंटरेस्ट म्यूजिक में था। वो तबला, मृदंग, और काफी टाइम तक उन्होंने इस पे स्टडीज भी की और वो उनकी साइंस में बड़ा काम आया। तो हमारी इमेजिनेशन जो होती है कि वो मतलब जनरली उनका साइंस के अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो अच्छे कपड़े नहीं पहनते, वो कुछ भी पहन लेते हैं। तो ये इमेजिनेशन एक फिल्म मेकर के लिए अच्छी नहीं है, मतलब हमें, और ये ऑडियंस के लिए भी अच्छी नहीं है। हमें इन सब पैरामीटर्स को तोड़ने की जरूरत है। जब हम कंटेंट लिखते हैं, जब हम अपने कंटेंट को वो करते हैं तो हम उसको रिस्ट्रिक्ट ना करें, क्योंकि वो हमारे ऑडियंस की इमेजिनेशन को रिस्ट्रिक्ट करेगी, मतलब वो आगे तक लेके जाएगी। आमतौर पे फिल्मों में दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट ऐसे होते हैं, उनको पूरी मतलब लाइफ से कोई मतलब नहीं होता, वो फैशनेबल नहीं हो सकते, लेकिन वो भी एक आम आदमी है, वो भी हर तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो सेड्रिक विलेनी जो है वो बिल्कुल इस तरह के थे। वो हर रोज अपना ब्रोच बदलते थे, लगभग 7 दिन वो हमारे साथ रहे। 7 दिन उन्होंने मतलब वो अलग अलग तरह के और बहुत ही हैप किस्म की ड्रेस पहन के आते थे। तो बेसिकली एज ए कैरेक्टर जब हम अपने कंटेंट को लिखते हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम लोगों की इमेजिनेशन को बढ़ाएं, बियॉन्ड करें, एक्सप्लोर करें, उनके उसको एक्सपेंड करें बेसिकली, और रिस्ट्रिक्ट ना करें कि हम उसी तरह की इमेजिनेशन में, उसी तरह के कैरेक्टर्स में अपने कैरेक्टर्स को घुसाने की कोशिश करें। एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव देने की जरूरत है, एक नया पर्सपेक्टिव देने की जरूरत है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जब आप कंटेंट या कैरेक्टराइजेशन करते हैं।
मैं अब आपको एक छोटी सी क्लिप और दिखाना चाहूंगा। ये एक फिल्म है, एक लेक्चर चल रहा है, वो लेक्चर मैं आपको दिखाऊंगा। You guys think that molecular biology peaked? This last decade has been unbelievable. Saran wrap on the thing and got 200 bases for a week's work. This is where we're at now. Now, before we break Gangnam Style, what do you guys want to do? What's your plan? Do you want to do anything with the class? Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. ऑडियो आ रहा है सबका? Yes, sir. Yes, sir. Anybody else who wants to join, come on up. We're done with molecular biology. Feel free to join. Thank you all. तो बेसिकली मैं बताना चाहूंगा, ये जो क्लास जो चल रही थी अभी आपके सामने, ये क्लास MIT US की है, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, जैसे यहाँ IIT होती है उस तरह का वहां पे बहुत ही रेप्यूटेड टॉप लेवल का इंस्टीट्यूट है, जो टेक्नोलॉजी में लोगों को हायर एजुकेशन में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट माना जाता है। वहां की एक क्लास है और ये जो प्रोफेसर है वो प्रोफेसर एरिक लेंडर है। 2010-11 में ये इंडिया भी आए थे। बेसिकली मैं इनके बारे में बताऊं कि ह्यूमन जीनोम पे एक ग्रुप बना था जो ह्यूमन जीनोम की स्टडी कर रहा था इंटरनेशनली, और ये उसके हेड रही है कुछ टाइम के लिए। तो बड़े साइंटिस्ट है और ये बड़ा इंस्टीट्यूट है दुनिया का, बहुत ही जाना माना इंस्टीट्यूट है। वहां की एक फिजिक्स का लेक्चर है। आप यहाँ कॉलेज में इस तरह की क्लास को इमेजिनेशन, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कोई क्लास इस तरह की भी हो सकती है जिसमें आपका प्रोफेसर आपके साथ गंगम स्टाइल में नाचते हुए और वो आपको प्रेजेंट करे। तो बेसिकली जब हम मैं उसी बात पे आता हूं कि हम लाइफ में चीजें बहुत डिफरेंट है, लेकिन हमने उस रियल लाइफ को भी और रिस्ट्रिक्ट करके हम कैरेक्टर को और बांध के उसकी एक अलग इमेज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल में वो वैसी नहीं है। तो आप ये नहीं वो कर सकते कि ये एक दुनिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट का की पिक्चर हो सकती है। तो हमें बेसिकली बियॉन्ड उसके सोचना है। तो साइंटिस्ट वैसे नहीं होते जैसे हमारी इमेजिनेशन में होता है। तो जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसके बेसिकली जो गोल्डन रूल्स हैं वो है बेसिकली कि फ्रॉम नॉन टू अननोन, कि जब आप कोई कंटेंट चूज करते हैं तो बेसिकली आप अपने ऑडियंस को वहां से स्टार्ट करें, उसके रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट करें। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि एक बार, मेरे को पूरी तरह से याद नहीं है, शायद मैं वो करूंगा कि एक बार एक मछली थी जो समुद्र में रहती थी। तो उसने उसका कोई दोस्त एक कछुआ था। बेसिकली कछुआ ऐसा होता है, एनिमल है जो लैंड पे भी रहता है और जो सी में भी चला जाता है। तो बेसिकली ये कछुआ और मछली की दोस्ती थी। तो एक बार कछुआ सी के अंदर गया और वो मछली के बच्चे से मिला और उसने कहा कि भाई मैं तुम्हें बताता हूँ दुनिया कैसी है, और उन्हें एक्सपीरियंस बताया कि वहां पे बड़े बड़े हाथी हैं, वहां पे पेड़ हैं,
वहां पे इस तरह की चीजें, तो उन्होंने पूरा जो धरती का सिनेरियो है वो उस मछली को बताया। लेकिन उस मछली ने कभी उस चीज को देखा ही नहीं था। मतलब उसके लिए वो बिल्कुल मतलब वो तो समुद्र में रही थी, पानी उसके चारों तरफ होता था, तो उसने कभी हाथी को देखा नहीं था। तो उसके लिए हाथी, जब वो हाथी एक्सप्लेन कर रहा था कछुआ, तो वो ये सोच रहा था कि वेल होगी या कोई बड़ा पत्थर होगा हाथी। तो उसकी इमेजिनेशन हाथी के लेके एक पत्थर की थी। तो लेकिन कछुआ अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि वो हाथी के बारे में बताए। लेकिन जो मछली थी, वो जो मछली का बच्चा था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसको लग रहा था ये पत्थर के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि मछली के लिए बड़ी चीज पत्थर है। तो आप जब अपने ऑडियंस से कम्युनिकेट करें, जब आप कोई मैसेज एज ए फिल्म मेकर देना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो आपके ऑडियंस जानता है जिसके बारे में, आप वहां से स्टार्ट करें, उसका कंपैरिजन, मतलब उसको करें। तो इसको कहते हैं बेसिकली नॉन टू अननोन। अगर आप बताएं कि एक हाथी है और जिसकी एक लंबी सी, मुंह के पास एक लंबी सी सूंड है, और आप बताएं कि सूंड का मतलब क्या होता है, तो आप अगर वहां पे पेड़ के बारे में बता रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ जो एक अंदर जो पौधा है उसी का एक बड़ा रूप है, उसका यहां से जो तना है वो इस तरह का है। तो आप मछली को तब तक हाथी के बारे में नहीं समझा सकते जब तक उस हाथी को तभी समझा सकते हैं जब आप उसके आसपास की चीज से कंपेयर करते हुए आप वो बातचीत करें। तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब भी हम अपनी स्क्रिप्ट लिखें तो हम कोशिश करें कि हमारी ऑडियंस जिस चीज के बारे में जानते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं कि हमारे लिए सन, तारे और बड़ा तारा, ब्लैक होल, ये इमेजिनेशन हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने कभी किसी बड़े तारे को देखा ही नहीं है। हमारे लिए तारों का मतलब बहुत छोटे छोटे चमकते हुए तारे हैं, बल्कि उससे बड़े तो ग्रह है, क्योंकि ग्रहों की इमेज हमारे पास आती रहती है। तो कई बार ये कंफ्यूजन हो सकता है कि ग्रह शायद बड़े हैं, लेकिन क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इसलिए हमने मान लिया कि नहीं तारे बड़े हैं, लेकिन आप उसकी इमेजिनेशन नहीं कर सकते। तो हम जब कोई एनालॉजी की बात करते हैं तो हमें आपको बताना पड़ेगा कि धरती जितनी बड़ी है, या जब हम आज की बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की, तो हम आपको जब नैनो टेक्नोलॉजी वाले कोई लेक्चर देते हैं या बात बताते हैं कि नैनो स्केल क्या है, नैनोमीटर क्या है, कितना बड़ा है, तो हम उसको बता नहीं सकते। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये कहूं कि यहां से पेरिस कितनी दूर है और एफिल टावर कितनी दूर है, तो आप ये कहेंगे दोनों बराबर ही है। तो मेरे लिए, या मैं बताऊं कि पेरिस कितनी दूर है और स्वीडन कितनी दूर है, तो आपके लिए ये था कि दोनों यूरोप में है, लेकिन पेरिस में और स्वीडन में बहुत ज्यादा फर्क है। किलोमीटर में देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस आता है। लेकिन यहां आप बताएंगे कि दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव, मेरठ और आगरा, आप इनके डिफरेंसेस को बहुत इजीली बता सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे स्केल बड़ी होती जाती है, हमारी इमेजिनेशन खत्म होती जाती है, हम उस कंपैरिजन को नहीं माप पाते। तो जब बात आती है कि किसी नैनो स्केल की आप बात करें, नैनोमीटर की बात करें कि नैनो मीटर क्या है, तो साइंटिस्ट एग्जांपल देते हैं कि आपका जो बाल है उसके भी 1000 गुना छोटा नैनोमीटर है। तो अब आपने एग्जांपल दिया कि आपके बाल को पता है, आपने बाल को देखा हुआ है, और आप जब नैनो स्केल की बात करते हैं तो नैनो स्केल इससे भी 1000 गुना छोटा है, तो आपको उस लेवल तक जाना होगा। तो आप थोड़ा सा कंपैरिजन उसका करवा सकते हैं कि आप वहां जाएं। तो जब भी हम इस तरह की, जब खासतौर पे साइंस कम्युनिकेशन में जब हम बात करते हैं, तो आप स्क्रिप्ट लिखते हुए या अपने कंटेंट को फाइनल करते हुए जो चीजें आपके ऑडियंस को पता है वहां से स्टार्ट करके जो चीजें नहीं पता वो इंफॉर्मेशन आप उस तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो फ्रॉम नोन टू अननोन, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जो मैं पहले ही बता चुका हूं
कि आपको बहुत ही सिंपल चीज से शुरू करके फिर आपको उसके कॉम्प्लेक्स आइडिया पे आना होगा। कि बेसिकली जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि धरती घूमती है और सूरज खड़ा हुआ है, हम बेसिक शुरुआत की लैंग्वेज में सबको यही बता रहे हैं कि एक बेसिक से प्रिंसिपल वो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भी सही नहीं है। लेकिन हम उसको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बताते हैं। हम बताते हैं कि नहीं, अभी हमारे लिए सन स्टेशनरी है और धरती उसके चारों तरफ घूम रही है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स देखें तो सन भी स्टेशनरी नहीं है, सन भी अपनी गैलेक्सी में घूम रहा है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स है। वो शायद आज आपको जरूरत नहीं, आप धीरे धीरे करके उस इंफॉर्मेशन को आगे देते हैं। तो बेसिकली नॉन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड पर्टिकुलर टू जनरल। आप एक एग्जांपल से स्टार्ट करके उसको फिर आप जनरलाइज उसमें करते हैं। तो बेसिकली जब आप कम्युनिकेट करें, जब अपनी स्क्रिप्ट्स को आप लिखते हैं या कंटेंट फाइनल करते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को किस तरह से डिजाइन करते हैं, कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या एनालॉजी आप अपनाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं अब आपको एक छोटी सी फिल्म दिखाऊंगा। हम थोड़ा सा सारे एक्सपीरियंस की बात भी साथ साथ करते रहेंगे। ये फिल्म है, छोटी सी फिल्म है। एक्चुअल मैंने उसका छोटा पार्ट आपको के लिए रखा है। ये फिल्म 70 मिनट की फिल्म है और ये भी सॉरी, मतलब मेरे आज की पूरे लेक्चर में फ्रेंच रेफरेंसेस बहुत है। रेने मैग्रेटा भी फ्रेंच पेंटर थे, उससे पहले मैंने सेड्रिक वेलेनी की बात की, वो भी फ्रेंच थे। और मैं अभी आपको एक फ्रेंच फिल्म दिखाना चाह रहा हूं। इस फिल्म का नाम है माइक्रोकॉस्मोस। मैं पहले अगली स्लाइड पे जाता हूं। ये माइक्रोकॉस्मोस नाम की एक फिल्म है, 1996 में डॉक्यूमेंट्री बनी थी। इस डॉक्यूमेंट्री की ड्यूरेशन 1 घंटा 20 मिनट है, लेकिन इस फ्रेंच डॉक्यूमेंट्री को आप बिना सबटाइटल के बड़े आराम से एंजॉय करते हुए देख सकते हैं। और मैंने बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में इस फिल्म को दिखाया था। ये उन प्रोड्यूसर्स की डेब्यू फिल्म थी और इनका बजट जैसा यहाँ स्लाइड पे लिखा हुआ 3.8 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने 52.8 मिलियन डॉलर कमाई थी। इस फिल्म की खासियत है, ये फ्रेंच फिल्म है, लेकिन हम इस फिल्म को 1 घंटा 20 मिनट तक बिना बोर हुए देख सकते हैं, बिना सबटाइटल के। और दूसरी इंफॉर्मेशन इस फिल्म की एक और मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म इसमें कोई वॉइस ओवर नहीं है, इसमें कोई नरेशन नहीं है, ये सिर्फ म्यूजिक है। 1 घंटा 20 मिनट की फिल्म म्यूजिक है। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैंने इस फिल्म को जहां भी दिखाया, लोगों ने बिना रुके, बिना डिस्टर्ब हुए, बिना बोर हुए इस 1 घंटा 20 मिनट की फिल्म को एंजॉय किया। और मेरे पास अभी भी बहुत सारे लोगों की डिमांड आती रहती है कि ये फिल्म हमें आप दो। मैं उसका एक छोटा सा पीस आपको दिखाना चाहता हूं। इस फिल्म में कोई डायलॉग नहीं है, कोई वॉइस नहीं है, इसमें सिर्फ म्यूजिक है और साउंड इफेक्ट है। छोटा सा पीस मैं आपको इसका दिखाना चाह रहा हूं।
ये जो फिल्म थी उसका एक छोटा सा वो है कैप्शन मैंने दिखाया आपको। ये पूरी फिल्म एक्चुअल में एक छोटे से गांव की है और जिसमें बारिश आती है। उस बारिश के बाद कैमरे का लेंस वहां की जो माइक्रो कॉस्मोस है, मतलब जो बहुत क्लोज है, बहुत ही अच्छे लेंसों का यूज करते हुए वहां की माइन्यूट से एक तालाब के किनारे का है ये पूरा सीक्वेंस। और वहां पे जो घटना होती है बारिश के बाद, किस तरह से जानवर, मच्छर और छोटे छोटे जीव जंतु अपनी लाइफ को किस तरह से जी रहे हैं। ये 1 घंटे 20 मिनट की फिल्म पूरी की पूरी उसके ऊपर है। इसमें इसी तरह का म्यूजिक है, बहुत ही एंटरटेनिंग है। इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड मिले, जबकि प्रोड्यूसर्स के और डायरेक्टर्स की ये डेब्यू फिल्म थी, पहली फिल्म थी। तो कम्युनिकेशन के लिए कई बार वर्ड्स की भी जरूरत नहीं होती और आप ये नहीं कह सकते कि बिना वर्ड्स के आप लोगों को बोर करेंगे। और छोटी ड्यूरेशन, जैसे आजकल बहुत बातचीत होती है कि नहीं 8 मिनट की फिल्म जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, या 5 मिनट की फिल्म, जितनी छोटी फिल्म हो वो बोर नहीं करती। मैंने इस फिल्म को बहुत सारी जगह दिखाया है और सब लोगों ने इसको बिल्कुल एक टक बिना किसी उसके देखा है और किसी ने इसको बंद करने के लिए नहीं कहा। मेरे को लगता था कि शायद लंबी फिल्म है, नरेशन नहीं है तो लोग बोर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये 96 में फिल्म बनी थी, माइक्रोकॉस्मोस। आपको YouTube पे भी इसकी कुछ ग्लिम्पसेस कहीं ना कहीं मिल सकते हैं, तो मौका मिले तो जरूर देखिएगा। एक और फिल्म मैं बहुत पुरानी फिल्म है, ये रिचर्ड डॉकिंस करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक सीरीज की थी ब्रेक द साइंस बैरियर्स। तो उस पे एक साइंस फिल्म थी। मैं कुछ साइंस फिल्म्स के छोटे छोटे एग्जांपल देना चाह रहा हूं कि चीजों को प्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट लोगों का किस तरह से रहा है। Richard Dawkins is a familiar name in science. In a string of best-selling books, The Selfish Gene, The Blind Watchmaker, and recently, Climbing Mount Improbable, he has changed the way we think about evolution. This year, he became Oxford's first professor in the public understanding of science. And now, he wants to change the way we think about science. This is a very heavy ball. It's heavier than a real cannonball because it's made of solid lead. It's 10 times as heavy as a human head. Now what I want you to do, stand back against this post, hold it against your nose, let go, and then stand in the same place. And because of Newton's laws and the law of conservation of energy, you can guarantee that that ball will stop short of your nose and not hurt you. Now, are there any volunteers to do the experiment? I'll have to do it myself. The problem is that science is not a natural part of our lives. We should all know that there's no danger in that experiment. We should know the science that tells us so. But obviously not all of us do. तो बेसिकली रिचर्ड डॉकिंस बहुत नोन नेम है पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस में, और इन्होंने मतलब ये साइंटिस्ट है, फिल्म मेकर है, और फिल्म के थ्रू
कम्युनिकेट करते हुए साइंस के एस्पेक्ट्स को इन्होंने साइंस ब्रेक द बैरियर करके ये सीरीज की है। इसके अलावा भी बहुत सारी सीरीज की है। इस फिल्म के का प्रिंट बहुत पुराना है, ये लगभग 30 साल पहले की फिल्म है बेसिकली, तो इसलिए वो है। और रिचर्ड डॉकिंस अभी भी उस पे काम कर रहे हैं। तो बेसिकली कम्युनिकेशन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कंटेंट को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। ये मैंने एक फिल्म की थी गैलीलियो गैलीली 2009 में, उसका एक छोटा सा वो मैं कैप्शन दिखाऊंगा एंड में। बेसिकली क्या था कि ये उन्होंने मैंने इटली में जाके इसको शूट किया, जहाँ गैलीलियो ने फर्स्ट टाइम पे टेलीस्कोप से 1609 में पहली बार दुनिया मतलब अंतरिक्ष को देखा था। जिस यूनिवर्सिटी में थे मैं वहाँ पे गया था। उनके सारे वेनिस से लगभग 2 घंटे की दूरी पे उनका वो था घर था, उन पे घर पे जाके शूट किया। मैं उस जगह पे गया जहाँ पे फ्लोरेंस में उनको कैद किया गया था कि जब उन्होंने बताया था कि धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है, और चर्च के अगेंस्ट उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, तो चर्च ने उन्हें होम अरेस्ट कर दिया था। वो जिस घर में रहे थे मैंने उसको शूट किया था। तो उनकी लाइफ पे, हालांकि फिल्म मेरी कुछ और थी, लेकिन मेरा पैशन था गैलीलियो, मेरे को एज ए साइंस के उसमें एक जिन्होंने धर्म के खिलाफ खड़े होके साइंस को आगे बढ़ाने की कोशिश की, उसके लिए मैं उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन मानता हूं। तो एक तरह से मैं गैलीलियो का फैन भी था, तो मैं उस पर फिल्म करना चाहता था। हालांकि मेरा बजट अलाउ नहीं करता था, ये विज्ञान प्रसार के लिए फिल्म की थी, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की कि मैं गैलीलियो के उन फुटप्रिंट को देखूं, वहां जाऊं, किस तरह से वो रहे थे, कैसा घर था, और वो सब मेरे को मिला। तो मैंने कोशिश की कि उसको मैं लाइव कर सकूं। इसमें छोटा सा पीस मैं उसमें आपके साथ। क्यों आसमान में जगमग करते तारे, क्यों धरती चल 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 कर भी ना हारे, क्या एक ही वेग से गिरती चीजें सारी, क्यों चीजें हल्की हैं कुछ हैं भारी। ये है इटली का पीसा शहर। आज यहाँ काफी चहल पहल है। आज गैलीलियो की परीक्षा का दिन है। उनका दावा है कि पृथ्वी घूमती है। लोगों की राय में ऐसा सोचना भी पाप था। मध्यकालीन यूरोप, नवजागरण यानी रेनेसां का दौर। उस समय हर चीज शक के दायरे में आ रही थी, जिन्हें हम कभी खुली आंखों से सच मान लेते थे। कोलंबस नई दुनिया की खोज में निकल चुका था। इसी समय सन 1564 गैलीलियो गैलीली का जन्म हुआ। उन दिनों प्राचीन ग्रीक के महान चिंतक एरिस्टोटल का दर्शन पूरे यूरोप में फैला हुआ था। एरिस्टोटल से बात शुरू होती और वहीं खत्म हो जाती। आम लोगों की राय और दर्शन में कोई बुनियादी फर्क नहीं था। सारी चीजें खुली आंखों के तर्क में बंद थी। जो सच दिखता था वह विज्ञान का सच नहीं था, और जो विज्ञान का सच था उसे लोग देखना नहीं चाहते थे। उन दिनों इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार दुनिया के 7वें आश्चर्य में शुमार नहीं होती थी, क्योंकि इस बात को बताने वाला भी आधुनिक विज्ञान ही था, जो अभी गैलीलियो के साथ बड़ा हो रहा था। महज 17 साल की उम्र में विज्ञान और गैलीलियो ने एक दूसरे को गले लगाया। तो बेसिकली ये जनरली मैंने वो रखा कि किस तरह से कंटेंट था। जब गैलीलियो की जो ये फिल्म मैंने दिखाई, ये 2009 में
मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली कि टेलीस्कोप के 400 साल कंप्लीट हो रहे थे। उस टाइम पे विज्ञान प्रसार को एक फिल्म करनी थी, तो उन्होंने मेरे को ऑफर किया कि आप एक फिल्म बनाइए। हालांकि विज्ञान प्रसार का इतना बजट नहीं था और हम लोगों ने कोशिश की कि हम अगर गैलीलियो पे फिल्म कर रहे हैं तो हम उन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करें, वहाँ जाए और कोशिश करें। उसमें एक कोशिश हमने की थी और उसको उसी तरह से उसी एनवायरनमेंट में कि उस टाइम पे साइंस किस तरह से क्या सिनेरियो था और किस तरह से बढ़ रहे थे, तो वो कम्युनिकेट करने की कोशिश हमने इस फिल्म में की। तो मेरा आज की पूरी बातचीत का ये था कि बेसिकली जो साइंस फिल्म मेकिंग है, एनवायरनमेंट है, या इस तरह की जब फिल्में बनाते हैं तो उसका कंटेंट जब हम सेलेक्ट करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी बातचीत को लोगों तक सही तरीके से पहुंचाएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिल्म मेकिंग एक तरह से कम्युनिकेशन का एक बड़ा मीडियम है और वो मीडियम सिर्फ एक नरेशन से नहीं चलता, उसके बहुत सारी डायमेंशंस है। उसकी एक डायमेंशंस है कि आप नरेशन के थ्रू आप अपनी बात को कम्युनिकेट कर रहे होता है। दूसरा उसका पार्ट है कि आप उसमें सिर्फ एम्बियंस के साथ भी बहुत सारी चीजें से कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो भी आज के उस बातचीत में मैंने दिखाया कि किस तरह से एम्बियंस से आप एक पूरा सिनेरियो इंटरेस्टिंग तरीके से बता सकते हैं। तीसरा, विजुअल अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप नरेशन में जो बात कहते हैं जरूरी नहीं कि आपका विजुअल वही बात रिपीट करे। हो सकता है आप नरेशन में जो बात कर रहे हैं और आपका जो विजुअल है वो नरेशन से आगे की बात करता हो, तो ये उसका सेकंड डायमेंशन है। म्यूजिक इसका थर्ड डायमेंशन है कि वो उससे भी बियॉन्ड। तो एक फिल्म अपने आप में जिसको हम ऑडियो विजुअल का मीडियम मानते हैं, उसमें पावर जो है वो है कि आप विजुअल के थ्रू, आप ऑडियो के थ्रू, आप पूरे अपने ट्रीटमेंट के थ्रू एक मैसेज को लोगों तक लेके जाते हैं। और एक अच्छे फिल्म मेकर्स के लिए, वो जरूरी नहीं कि साइंस फिल्म मेकर हो, वो किसी भी तरह का फिल्म मेकर हो, या अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन सब चीजों को अपनी फिल्म के थ्रू, अपनी कम्युनिकेशन लैंग्वेज के थ्रू लोगों को लेके आए। इसीलिए हम स्टोरी टेलिंग का स्क्रिप्ट में हम स्टोरी टेलिंग का इनपुट डालते हैं, क्योंकि स्टोरी टेलिंग जो है वो आपका पूरे के पूरे और आपकी ऑडियंस को अपने साथ लेके चलती है। वो ऑडियंस के अंदर भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल पैदा करती है जो आपकी फिल्म को एनहेंस करेंगे। तो आपकी फिल्म जो दिख रही है सिर्फ वो नहीं है, आप हो सकता है उसमें एक डायमेंशन अपनी ऑडियंस के इनपुट से भी डाल रहे हैं, तो आप वो मैसेज लेके जा रहे हैं जो ऑडियंस के पास ऑलरेडी है। तो फिल्म मेकर के पास एक बहुत बड़ी पावर है और वो अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू इस पावर को यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा पूरी बातचीत का ये था। मैं आपको वो करूँगा कि आप अगर चाहें तो बातचीत कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपको कुछ सवाल हो, आप स्क्रीन ऑन करना चाहें या कुछ पूछना चाहें वो आप पूछ सकते हैं। फिलहाल मैं एक बेसिकली पिछले 10 साल से न्यूज़ बेस्ड प्रोग्राम एक हम लोग हैं जो चला रहे हैं, जिसमें साइंस, इंडिया में साइंस में क्या हो रहा है ये सब हम वो करते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह, फिल्म्स, ये सब हम लोग करते आ रहे हैं। तो आपका, क्योंकि ये आप करियर को चूज कर रहे हैं और आगे जाके आप भी फिल्म मेकर बनेंगे, वो साइंस फिल्म मेकर बने या जनरल फिल्म मेकर बने, इस फील्ड में आ सकते हैं। और आपके कुछ सवाल हो सकते हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं कंटेंट पे, राइटिंग्स पे, तो आप मोस्ट वेलकम। आप मेरे से कोई क्वेरी है या कुछ जानना चाहते हैं तो हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। श्वेता मैम जी, आप में से किसी का कोई सवाल है, कोई विचार है, कोई डाउट है, आप क्लियर करना चाहते हैं? हाँ, 2 लोगों ने हैंड रेज किया। आरती, प्लीज आरती अपना सवाल करें।
गुड आफ्टरनून सर, आई एम आरती, विजयम्स डिपार्टमेंट, थर्ड ईयर स्टूडेंट। और सर मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने कहा था कि फिल्म मेकिंग पर आपका जो कंटेंट होता है कहीं ना कहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अपने ऑडियंस को एक मैसेज देना है। तो सर बीइंग अ स्टूडेंट, अभी हम स्टूडेंट्स हैं और हमें अगर इस तरफ अपने कंटेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए या राइटिंग स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, तो हमें किस तरीके से अपने आप को तैयार करना चाहिए या कौन से वो स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी स्किल्स को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं? हाँ, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैं पिछले ऑलमोस्ट 25 साल से साइंस फिल्म बनाता हूँ और विज्ञान प्रसार के लिए बहुत सारी फिल्में की। विज्ञान प्रसार का एक पैनल है जो साइंस फिल्में बनाता है, प्रोड्यूसर्स का, और मेरी पहचान भी एक तरह से साइंस फिल्म मेकर्स के तौर पे ही है। उससे पहले मैं एक साइंस कम्युनिकेटर भी रहा हूँ। लेकिन आपको एक इंफॉर्मेशन बता दूं कि एज ए सब्जेक्ट साइंस मेरा सब्जेक्ट नहीं था। मैंने ग्रेजुएशन साइंस से नहीं की। मेरा इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में मेरे सब्जेक्ट रहे हैं। तो मैंने साइंस नहीं पढ़ा, लेकिन उसके बाद साइंस मेरा 10th तक सब्जेक्ट रहे हैं। और तब तक शायद मैं उस तरह से समझ भी नहीं पाया था कि बेसिकली साइंस को करियर के तौर पे किया जाए। जो उस टाइम पे आज से लगभग 30 साल पहले जिस तरह का माहौल था, उसमें जो मेरे को सब्जेक्ट मेरे पेरेंट्स ने जो मेरे को दे दिया, मैंने वो कर लिया, या जो उस टाइम मेरे को समझ आया मैंने ले लिया था। लेकिन उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, मतलब मेरा इंटरेस्ट तो कुछ और है। मैं तो एस्ट्रोनॉमी में बड़ा इंटरेस्ट था, जो कि हर स्टूडेंट का होता है, हर बच्चे का होता है कि वो तारों को लेके एक्साइटेड होते हैं, वो उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद रियलाइज किया कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट, मैंने पढ़ा कुछ और लेकिन मेरा इंटरेस्ट कहीं और था। और लेकिन क्या कर सकते थे, मैंने ग्रेजुएशन तक तो साइंस पढ़ा ही नहीं। लेकिन उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ और मैंने अगले 2 साल लगातार साइंस की स्टडी की। मैं एक एनजीओ था जिसके साथ मैं काम कर रहा था, वो साइंस एनजीओ थी। वो साइंस को किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाया जाए उस पे काम करती थी। टॉयज के माध्यम से, सिंपल तरीकों से लोगों के बीच जाके उस पे काम करती थी। तो मैं ग्रेजुएशन के बाद उस एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा और मैं वहां काम करने लगा। और उस दौरान मेरे को पहली बार रियलाइज हुआ कि नहीं, मेरा सब्जेक्ट वो नहीं था जो मैंने पढ़ा। मेरा सब्जेक्ट तो ये है, मैं साइंस में इंटरेस्टेड था, मेरी क्यूरियोसिटी थी, और मैंने एस्ट्रोनॉमी को चूज किया और एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में मैंने अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ाया। मैंने लगातार 2 साल तक उस सब्जेक्ट पे थोरोली स्टडी की, कोई प्रोफेशनल स्टडी नहीं की, थोरोली स्टडी की। ये मैं 91 की बात कर रहा हूँ। 95 में एक सोलर इक्लिप्स हुआ था, जो बहुत बड़े लेवल पे दिवाली के दिन 24 अक्टूबर को था। तो हमने उससे 1 साल पहले, तो मैंने एस्ट्रोनॉमी के बारे में इतनी नॉलेज ली स्टडीज करके, वो करके। तो कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को नहीं कर सकते। और मैं इस अपॉर्चुनिटी को लेता हूं कि मैंने साइंस को एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, मैंने साइंस को एज ए इंटरेस्ट लेके पढ़ा। और उसके बाद मैंने चूज किया कि मैं साइंस फिल्म मेकिंग ही करूंगा। और उसके बाद गैलीलियो, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, वो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड था। 95 के एक्लिप्स में मैंने एक पूरा कैंपेन नेशनल लेवल पे कॉस्मिक वाइज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलके हमने एक कैंपेन चलाया था, जिसमें हमने बहुत सारी वर्कशॉप की थी साइंस लेक्चरर्स के साथ, कॉलेज के लेक्चरर्स के साथ। और उस टाइम में मैं लगभग 25 साल की उम्र थी मेरी, और मैंने उन लोगों के साथ, साइंटिस्ट के साथ, जो प्रोफेसर थे और उनका फील्ड था बेसिकली फिजिक्स के प्रोफेसर थे, उनके साथ वर्कशॉप्स ली पूरे साल। और वहां पे उनके लेक्चर्स लिए साइंस के बारे में और उनके सवालों के जवाब दिए। और ये सब नॉलेज मेरी पिछले 2 साल में, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी साइंस के बारे में, वो मैंने पढ़ के ली थी। तो ऐसा नहीं है कि आप जो कंटेंट है वो आप उसके बारे में मतलब उसकी इंफॉर्मेशन आप एक्वायर कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि इस पूरे पिछले 25 साल के करियर में, जब से मैं
प्योरली साइंस फिल्म मेकिंग करता हूँ। मेरे लगभग हमारी कंपनी में 90% जो फिल्में होती है वो साइंस की फिल्में होती है। तो उनके लिए हमें अलग अलग जगह पे जाना होता है। तो जब मैं एटॉमिक एनर्जी पे काम कर रहा हूँ तो मेरे को उसके लिए वो स्टडी करनी पड़ती है, और वो बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि वो मुश्किल होती है। मैं उसकी डीप में जाता हूँ, मैं उसको पढ़ता हूँ, मैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ एक फिल्म मेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो पूरी इंफॉर्मेशन एक्वायर करता हूँ जो उस साइंटिस्ट के पास है। हम इंटरेक्ट करते हैं, जिस भी सब्जेक्ट पे फिल्म करनी होती है हम उसके बारे में इंटरेक्ट करते हैं, वहां जाके साइंटिस्ट से बात करते हैं, और उसको समझ के फिर आप अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो जनरली हम अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं, तो वो बेटर तरीके से, जो डायरेक्टर अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखेंगे वो उसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। हालांकि अब काम के इतने प्रेशर्स में आप सारी स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते, लेकिन कोशिश ये होती है कि फिल्म मेकर अपनी स्क्रिप्ट्स को खुद वो लिखे, सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करे, उसको पढ़े थोरोली, उसके बारे में वो करे, और फिर उसको कैसे इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाए, और उसको कैसे क्या एनालॉजी यूज करते हुए लोगों को बताए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीजें आप पढ़ के एक्वायर कर सकते हैं, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है। मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, नॉन साइंस बैकग्राउंड के होते हुए मैंने साइंस फिल्म को चूज किया, और मैं साइंस फिल्म में कर रहा हूं सक्सेसफुली। थैंक यू सर। या जी विकास, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल अब। यस, थैंक यू मैम। सर, मेरा नाम विकास त्रिपाठी है, मैं RLA BGMC स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं तो उसका एक कुछ स्टेप्स होते हैं कि पहले ये काम होगा फिर ये होगा। उस तरह साइंस डॉक्यूमेंट्री मेकिंग या साइंस फिल्म मेकिंग में भी ऐसे कोई स्टेप्स होते हैं क्या पर्टिकुलर, जिनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए? और सेकेंड थिंग सर, कि प्रेजेंटेशन में, साइंस फिल्मों के प्रेजेंटेशन में पहली चीज आपको ध्यान ये रखनी होगी कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, और दूसरी चीज की स्टोरी टेलिंग हो ताकि वो इंटरेस्टिंग बने रहे, बोर ना हो जाए। तो इन दो चीजों को इनकॉर्पोरेट करने का तरीका क्या है कि आप थ्योरी कहाँ से लेके आओ और फिर उसको स्टोरी टेलिंग के साथ इनकॉर्पोरेट कैसे करोगे? देखिए, वो जो पिछली बात की और पूरी बातचीत की, वो हमने इसी पे लगभग कोशिश की मैंने चीजों को जोड़ने की। मतलब आपको कुछ चीजें बताई, एलिमेंट्स बताए थे, जो बेसिकली वही एलिमेंट्स है जो आपको अपनी स्टोरी टेलिंग को और उसको एनहांस करने में मदद करता है। जब हम डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्री हो या साइंस डॉक्यूमेंट्री हो, साइंस डॉक्यूमेंट्री के लिए कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये कि सबसे पहले तो आपको उस सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है कि जिस पे आप डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं, आप उसको जाने बिना उस पे फिल्म करना बड़ा मुश्किल है, कि आप ऐसे ऑल द वे नहीं वो कर सकते, क्योंकि मतलब बनाने को हम बना सकते हैं, लेकिन वो कम्युनिकेट तभी हो पाएगी जब आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम किसी सब्जेक्ट पे रिसर्च करते हैं, हम उसके हर एस्पेक्ट को देखते हैं कि ये क्या सब्जेक्ट है, इसमें क्या क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, क्या हमें कवर करना है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। उसके बाद आपको उस पे रिसर्च, तो फर्स्ट पार्ट है आपका रिसर्च करना। रिसर्च के दौरान आप अपनी चीजों को, पूरी इंफॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं, डीप में जाते हैं। अब सवाल आता है, अब उसका आप नरेशन, अगर ज्यादातर डॉक्यूमेंट्रीज में नरेशन होता है, तो आप स्क्रिप्ट पे आते हैं सबसे पहले, कि आप स्क्रिप्ट को कैसे स्टार्ट करें। मेरे लिए चैलेंज आज भी उतना ही बड़ा है जो पहले से चैलेंज होता था, वो ये होता है कि आप फिल्म को कहाँ से स्टार्ट करें। अब मान लीजिए कोई बायोग्राफी आप कर रहे हैं, किसी साइंटिस्ट की बायोग्राफी कर रहे हैं या कोई इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इंफॉर्मेशन को कहाँ से स्टार्ट करें। फिल्म मेकर के लिए फ्रीडम है कि आप किसी की लाइफ को वो कर रहे हैं, तो हो सकता है आप उसकी डेथ के बाद से भी उस फिल्म को शुरू कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी साइंटिस्ट की बायोग्राफी पे फिल्म कर रहे हो तो आपको जरूरत हो कि आप उसका जन्म कब हुआ था वहां से स्टार्ट करके ही फिल्म को बताएं। बल्कि एक अच्छी फिल्म जो हो सकती है, अगर मैं आइंस्टीन पे फिल्म करूं तो, या मैं गैलीलियो की ही बात करूं कि मैं गैलीलियो पे अगर फिल्म करूं, तो हो सकता है मैं आज से स्टार्ट करूं। गैलीलियो आज से 400 साल पहले हो चुकी है, तो मेरे को उनकी बर्थ पे
1570 के आसपास जाने की जरूरत नहीं है मैं उस फिल्म को आज से स्टार्ट कर सकता हूं। ये फिल्म मेकर के पास चॉइस होती है, और ये चॉइस तभी होती है जब आपको गैलीलियो के बारे में हर चीज का पता हो। अब आपके पास एक रिसर्च है, एक इंफॉर्मेशन है। अब मैंने उस पूरी इंफॉर्मेशन को, मान लीजिए पूरे गैलीलियो के काम को मैं आज के पूरे इंसिडेंट के साथ जोड़ना चाहूँ कि किस तरह से गैलीलियो ने चर्च के साथ एक टक्कर लेके, उस टाइम का जो एनवायरनमेंट था वो ये था कि चर्च ने जो बात कह दी वो सबसे ऊपर थी। चर्च ने कह दिया कि जो एक्सटर्नल बॉडीज है, जो सूरज है वो देवता है, बड़े हैं, और वो हम सुपीरियर हैं, मतलब धरती जो है वो सुपीरियर है, तो वो किसी के चारों तरफ नहीं घूम सकती, धरती स्टेशनरी होगी। ये चर्च का उस टाइम पे मानना था, क्योंकि धरती सुपीरियर है, चांद तारे और जो दिखता था, जो दिख रहा था उस टाइम, वो उसके चारों तरफ घूमता है। तो वो उस टाइम पे चर्च बड़ा इंपॉर्टेंट था, और चर्च के खिलाफ बोलने का मतलब है कि उससे पहले जिन जिन लोगों ने वो जो अपनी थ्योरीज दी, उनको या तो मार दिया गया था या उनको जेल में डाल दिया गया था। गैलीलियो को भी जेल में डाल दिया गया था। उन्होंने भी ये कहा था कि जब उनसे कहा चर्च ने कि नहीं, आप अपनी स्टेटमेंट वापस लो, क्योंकि धरती सूरज के चारों तरफ नहीं घूम सकती, धरती परफेक्ट है। तो वो धरती ही स्टेशनरी है, सब चीजें उसके चारों तरफ घूमती है। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी स्टेटमेंट लो। तो गैलीलियो को नजरबंद कर दिया गया था, और एक हियरिंग में उन्होंने कहा कि ठीक है, चलिए मैं मानता हूं कि धरती खड़ी है, और धीरे से उन्होंने कहा कि लेकिन मेरे मानने से धरती रुक नहीं जाएगी, वो तो उसी तरह से घूमती है और घूमती ही रहेगी। तो बेसिकली वो पूरी इंफॉर्मेशन जब आपके पास है, और उसको आज के उसमें अगर हम आज उनकी रेलिवेंस क्या है, आज की साइंस किस तरह से आगे जा सकती है, तो मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूं। मैं आज की इंफॉर्मेशन से लेके गैलीलियो के पूरे उसको 400 साल पहले की बायोग्राफी को स्टार्ट कर सकता हूं। मैंने उसमें अलग अलग वो किया। तो ये आपका ट्रीटमेंट होता है, और ये फिल्म मेकर के लिए फ्रीडम है कि आप जरूरी नहीं कि किसी आदमी की किसी इंसिडेंट को और किसी भी चीज को आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपका प्योरली, और जब आप कोई फिल्म देखते हैं तो, और हमारे सामने भी, मेरे सामने भी सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि मैं अपनी फिल्म का पहला सेंटेंस क्या लिखूं, और शायद अपना पहला पैराग्राफ लिखने में, अपनी स्क्रिप्ट में मेरे को सबसे ज्यादा टाइम लगता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि मैं फिल्म को जब शुरू करता हूं तो मेरी फिल्म कहां से शुरू होगी, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है। हो सकता है किसी डॉक्यूमेंट्री को लिखते हुए मेरे को 3 दिन में यही समझ में ना आए कि फिल्म में कहां से स्टार्ट। तो आपको, और ये तभी होगा जब आपको पूरी इंफॉर्मेशन हो। उसके बाद ये क्राफ्ट है, उसको आपको स्टार्ट करना है कि मैं अपने क्राफ्ट को कैसे डिजाइन करूं, मैं अपने, और ये प्रोडक्शन डिजाइन होती है कि मैं अपनी फिल्म को कहां से स्टार्ट करूं। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो लोग एक ही फिल्म को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं, उसका अलग अलग एंगल हो सकता है। एक सब्जेक्ट को आप 10 फिल्म मेकर्स को दो तो वो 10 तरह की फिल्में बनेगी, वो एक तरह की फिल्म कभी नहीं बनेगी। तो आपको इंफॉर्मेशन जो है उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे, कैसे करेंगे, ये आपकी नॉलेज के बेस पे ही डिपेंड करता है। अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं है कि आप अपने कैसे, तो वो जो मैं बात कर रहा था कि आपको एनालॉजी की बात करते हैं कि हमें ये बताना है कि धरती कितनी बड़ी है, ये बड़ा मुश्किल है एक किसी लेमैन को ये बताना कि धरती का साइज क्या है। शायद बहुत सारे लोग इमेजिनेशन ना कर पाए, या जो इमेजिनेशन कर रहे हैं धरती उससे कहीं बड़ी हो। मतलब अभी भी हम ये बात कर रहे हैं, हमने सब कुछ देखा है, लेकिन शायद हम उस चीज को अभी भी उस तरह से इमेजिन ना करवा पा रहे हैं। जो ऐसी चीज है जो अननोन है, उसका इमेजिनेशन करवाना तो और भी मुश्किल है। तो हम अपने आसपास की चीजें के साथ कैसे एनालॉजी को यूज करते हुए बता सकते हैं, एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हैं कि जो लोगों को समझ में आए। तो साइंस फिल्म मेकिंग के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को किस तरह से अपने आज के लाइफ के साथ जोड़ते हुए
बताएंगे, ये आपकी स्क्रिप्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। विकास, आपको मिल गया होगा अपना वो? यस सर, थैंक यू सो मच सर। किसी अन्य स्टूडेंट का कोई सवाल है, कोई प्रश्न, तो वो कर सकते हैं। जी इमरान शायद। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा सवाल ये था कि अगर हम साइंस फिक्शनल मूवीज या डॉक्यूमेंट्रीज की बात करते हैं तो वो किस तरह की होनी चाहिए, और क्या उससे हमें कुछ डेवलपमेंट दिखती है साइंटिफिक टेम्पर में लोगों के, या चेंज आता है उससे कुछ? हाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट है, और मतलब इस चैलेंज से बहुत सारे लोग जूझते भी हैं। और साइंस फिक्शन की जब हम बात करते हैं तो साइंस फिक्शन, हालांकि मतलब साइंस फिक्शन को हम फिक्शन की तरह से ही लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में साइंस फिक्शन भी इम्पोर्टेंट है कि वो भी जब तक बेसिस पे नहीं है, जब तक वो साइंटिफिक बेसिस पे वो नहीं आता तो उसकी अपनी इम्पोर्टेंस नहीं है। और जब वो साइंस के प्रिंसिपल्स पे खरा उतरता है कोई साइंस फिक्शन, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इटालियन आर्किटेक्चर का, कि माइकल एंजेलो एक वो रहे हैं जो बहुत ही डाइवर्स, गैलीलियो से पहले के हैं वो, और उन्होंने यूरोप के पुनर्जागरण में उनका बड़ा इम्पोर्टेंट था। और वो जिस तरह के थे, वो एक तरह से स्कल्पचर भी थे, वो पेंटर भी थे, वो साइंटिस्ट भी थे, वो फिलोसोफर भी थे, और उन्होंने हर तरह का वो किया। वो डिजाइनर भी थे, आर्किटेक्चर भी थे। उन्होंने रोम का जो सबसे बड़ा वो है, जहाँ पे जो ये रोमन वो है पोप जहाँ पे बैठते हैं, वहाँ का जो मेन उनका बेसिलिका है, वो उन्होंने डिजाइन किया था। और आपको एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बताऊं कि वो लगभग 1200-1300 ईस्वी के आसपास उनका जन्म हुआ था। और अगर हम बात करें तो जो हेलीकॉप्टर या प्लेन, उसको लगभग 150-200 साल हुए हैं जब बेसिक प्रिंसिपल्स पे हम फ्लाइंग के वो किए थे। लेकिन माइकल एंजेलो के उनके आप अगर ड्राइंग्स को देखें तो वो पेंटर भी थे, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे डिजाइन्स बनाए। उनका एक डिजाइन है, जिन्होंने आपको वो होगा कि उन्होंने मोनालिसा की पिक्चर भी उन्होंने वो किया। तो उसमें उन्होंने, एक मिनट में, तो बेसिकली उन्होंने लगभग आज से 600-700 साल पहले, मतलब उनका एग्जैक्टली मैं अगर देखूं 1400 के आसपास, तो लगभग 600 साल पहले उन्होंने बहुत सारे डिजाइन्स दिए थे। और जो आज बेसिक उसके वो है, मतलब हेलीकॉप्टर का डिजाइन उन्होंने दिया था, प्लेन का डिजाइन उन्होंने दिया था, और वो उनकी नोटबुक में मिले हैं। तो बेसिकली जो साइंस फिक्शन है, अगर वो साइंस के प्रिंसिपल्स पे खरा उतरता है तो कल को वो साइंस बन सकता है, मतलब वो चीज सच हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप सब्जेक्ट को चूज करें तो साइंस फिक्शन कोई काल्पनिक कहानी या गल्प नहीं हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब साइंस फिक्शन भी आप चूज करें तो उसमें वो साइंस का बेसिक एलिमेंट होने बहुत जरूरी है। मतलब अगर उसमें साइंस के बेसिक एलिमेंट मिसिंग हो गए तो वो साइंस फिक्शन हम नहीं कह सकते, वो एक काल्पनिक कहानी हो सकती है। और जितने अच्छे साइंस फिक्शन को अगर हम देखें तो उनमें आपको साइंस के बेसिक प्रिंसिपल का इनपुट होता है, और अल्टीमेटली कुछ साल बाद वो सच होते हुए दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने बातचीत की थी कुछ राइटर से,
देवेंद्र मेवाड़ी एक वो है, राइटर्स है, साइंस के राइटर्स है, दिल्ली में ही रहते हैं। तो मैं एक बार उनसे बात कर रहा था, उन्होंने कई साइंस फिक्शन भी लिखे हैं, तो उनसे बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने अपने एक एग्जांपल दिया कि साइंस फिक्शन लिखते हुए उन्होंने एक बार जिक्र किया किसी स्टोरी में कि वो टाइम ट्रेवल कर रहे थे। तो टाइम ट्रेवल करते हुए उन्होंने किया कि वो ताजमहल के पास, या मतलब जिन दिनों ताजमहल बन रहा था वो वहां पे पहुंच गए, और वहां पे जाके उन्होंने मतलब ऐसे ही उन्होंने देखा कि ताजमहल कैसे बन रहा है, और वहां बैठे हुए कुछ देर पार्क में बैठे, और पार्क में बैठते बैठते उन्होंने हल्का सा एक पौधा था, एक छोटा सा उगा हुआ, वो उन्होंने बैठे बैठे उखाड़ दिया। तो अब एक्चुअल में अगर ये साइंस फिक्शन है और वो एक छोटा सा पौधा उनके उखाड़ने से, वो एक नीम का पौधा हो सकता है, वो जामुन का पौधा हो सकता है, तो वो बैठे बैठे अगर उन्होंने वहां से उखाड़ दिया तो इससे पूरी हिस्ट्री में एक नया बदलाव आ सकता है। तो आप अपने साइंस फिक्शन में इस तरह की गलत चीजें नहीं दे सकते। अब उन्होंने मेरे को बताया कि मैंने वो पौधा उखाड़ दिया, हो सकता है वो पौधा बड़ा होके एक बड़ा पेड़ बनता, एक हिस्ट्री बनता, उसके नीचे हो सकता है उसके बाद के कोई बादशाह या उसके बाद के कोई राजा वहां पे बैठ के उन्होंने कोई दरबार लगाया हो। तो वो अगर पौधा उन्होंने उस दिन साइंस फिक्शन में जाके, मतलब टाइम ट्रेवल में जाके उखाड़ दिया, तो उस पौधे के जरिए आपने पूरी हिस्ट्री को मिटा दिया। तो ये आप कर नहीं सकते। तो जब हम साइंस फिक्शन करते हैं तो आपको साइंस के बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते ही साइंस फिक्शन करना चाहिए, तब आप अच्छा वो कर सकते हैं। साइंस फिक्शन जो है वो बेसिकली एक इमेजिनेशन है, एक तरह का गल्प है कि आप इमेजिन करते हैं कि अगर इन्हीं प्रिंसिपल्स के बेस पे आगे बढ़ा जाए तो दुनिया ऐसी हो सकती है, ये चीज पॉसिबल हो सकती है। लेकिन अगर उसमें बेसिक साइंस के प्रिंसिपल मिसिंग हो गए तो वो एक काल्पनिक कहानी हो जाएगी, वो सच्चाई नहीं होगी, वो साइंस फिक्शन नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप उसमें वो सारे एलिमेंट रखें तो हो सकता है जो आज आपके लिए साइंस फिक्शन हो, कल के लिए वो रियलिस्टिक हो सकता है। तो हम जब साइंस फिक्शन करें तो हम कोशिश करें कि वो साइंस के बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए लिखा जाए, मतलब उसको अलग करके नहीं, तो तब वो एक अच्छा साइंस फिक्शन हो सकता है और उसको हम साइंस फिक्शन कह सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे साइंस फिक्शन है इंटरनेशनली जो आज हमें लगते हैं कि वो तो सच थे। माइकल एंजेलो का मैंने एग्जांपल इसीलिए दिया कि उन्होंने जो उस टाइम पे फिक्शनल तौर पे जो इमेजिनेशन तरीके से जो इमेजिन किया, उसके बेस पे उन्होंने जो डिजाइन तैयार किए, वही डिजाइन आज के हेलीकॉप्टर के डिजाइन है, वही डिजाइन आज के एरोप्लेन के डिजाइन है, बिल्कुल हूबहू है। उनकी कुछ ऐसी मशीनें डिजाइन की हुई है जो बेसिकली हमें आज की लेटेस्ट मशीन मिलती है। अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री में जाए तो आपको ये समझ जाएगा। जी सर, थैंक यू। या थैंक यू। और कोई सवाल किसी स्टूडेंट का? कोई डाउट, कोई विचार? लगता है अब किसी के कोई सवाल सर अभी यहाँ नहीं है। तो गुंजन ने शायद वो किया था। किसने? गुंजन। अच्छा, गुंजन आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी मैम, हाँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा सवाल ये था, जैसे कि आपने बताया कि हम जो साइंटिस्ट का या साइंटिस्ट का कैरेक्टर जब आप किसी मूवी में दिखाते हैं या इस तरह की उसमें, तो हम दिखाते हैं कि साइंटिस्ट जैसे बहुत सीरियस हैं और उनको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, इस तरह की चीजें हम दिखाते हैं। तो जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, तो जब
उनके बारे में हम कुछ भी देखते हैं, कोई स्टोरी पढ़ते हैं या इस तरह का, तो हमारे मन में एक छवि अपने आप आ जाती है कि वो इस तरह से रहते होंगे, ऐसा होता होगा। तो अगर मानो अगर अब हम उनके बारे में ऐसी कोई फिल्म बनाएं, उनसे रिलेटेड उनकी बायोपिक या मतलब ऐसा कुछ बनाएं, तो हम सर अगर उसमें चेंज करके उनको दिखाएंगे, तो सर ये हम इतिहास के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं कहलाएगा? नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हम एल्बर्ट आइंस्टीन पे जब फिल्म बनाएंगे तो हम उनकी रियल चीजों को वो नहीं करेंगे। उनके बारे में फेमस है, वो शायद इस तरह के वो हो सकते थे, लेकिन हमने अल्बर्ट आइंस्टीन को साइंटिस्ट का एक पैरामीटर मान लिया गया कि साइंटिस्ट जो होते हैं वो बिल्कुल उस तरह के होते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन के बहुत सारे वो है कि वो मतलब लोगों के नाम भूल जाते थे, हैं वो मतलब बहुत सारी चीजों के साथ रिलेट नहीं करते थे। अगर आप उनकी बायोग्राफी पढ़ें तो वो कोई बहुत अच्छे साइंस स्टूडेंट भी नहीं थे। मतलब वो ऑलमोस्ट स्कूल टाइम में वो मुश्किल से पास भी होते थे, मतलब बाकी सब्जेक्ट्स में। जी सर। हाँ, तो वो है। और उनके बारे में बहुत सारे जोक्स वो है कि एक बड़ा फेमस जोक है कि उन्होंने वो एक बार कहीं कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे, तो वहां पे जो ऑर्गेनाइजर थे उनके पास लगातार एक फोन आ रहा था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का वो ये लेक्चर कहाँ पे है, तो वो बताते थे, वो फिर बाद में फोन आता था। तो उन्होंने कहा आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन बोल रहा हूं और मैं उसको वेन्यू की जगह भूल गया हूं कि वो कहाँ पे है, तो आप मेरे को मतलब बता दीजिए, मैं खुद अल्बर्ट आइंस्टाइन बोल रहा हूं। तो वो कई बार वो मतलब इस तरह की चीज है, तो वो उनका पैशन था। तो आप उनके पैशंस को, आप उस तरह के उनके कैरेक्टर को बदलाव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मतलब जब हम एक जनरलाइज उसमें साइंटिस्ट के इमेज को जब हम डिपेक्ट करते हैं अपने फिल्म्स में, मैंने ये जनरल कैरेक्टराइजेशन के बारे में बात की थी, हम उस कैरेक्टर को उसी के क्लोज करते हैं। लेकिन जब हम अपने कैरेक्टर्स में किसी महिला का के बारे में या बच्चे और उसका की बात करते हैं, मान लीजिए अपनी स्टोरी टेलिंग में या स्क्रिप्ट में हम कहें कि एक माँ और बेटी का वो है, तो माँ और बेटी के लिए आपकी इमेजिनेशन क्या आती है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ गुंजन कि जब मैं करूं को एक माँ और बेटी, तो आपके दिमाग में क्या इमेजिनेशन आती है उसकी? कि एक छोटी सी बच्ची होगी, जी सर, वो अपनी माँ की गोद में होगी। लेकिन आप उस टाइम पे मतलब भूल जाते हैं कि शायद मैं किसी और की भी बात कर रहा हूं। माँ बेटी का मतलब एक छोटी बच्ची और माँ नहीं है, और वो उसको गोद में लिए हुए नहीं है। हो सकता है मेरी इमेजिनेशन में कोई बहुत ही बुजुर्ग लेडी हो और उसकी माँ हो, वो भी माँ बेटी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने ऑडियंस की उसको अपने कंटेंट में जब आप कम्युनिकेट करें तो ये बहुत ध्यान रखें कि आपको उसकी इमेजिनेशन को बढ़ाना है, आपको फैक्ट्स के साथ डिस्ट्रॉय नहीं करना। लेकिन आप उसकी जनरलाइज उसमें जब आप कैरेक्टराइज करते हैं, मतलब मान लीजिए मेरे उसमें एक फिक्शनल कैरेक्टर है साइंटिस्ट का, तो जब आप फिल्मों में जब देखते हैं तो जब साइंटिस्ट की बात आती है तो वो एक खास तरह का वो होता है। या आप नेता की बात कर लें तो नेता होता है, तो आपका नेता वैसा ही होता है। आपकी सब तरह की फिल्में, बॉलीवुड की फिल्मों की बात करें तो आपकी एक खास इमेजिनेशन होती है। तो मैं कह रहा हूं कि एक अच्छे फिल्म मेकर के लिए आप ऑडियंस को ऑप्शन दीजिए, आप उस मोनोटोनी को तोड़िए, ब्रेक करिए, आप उसको एक डिफरेंट तरह का वो करें। और जब जब इस तरह के एक्सपेरिमेंट हुए वो एक अच्छे रिजल्ट्स आए हैं उसके। आपने भीड़ के साथ मिलके आपने उसी इमेज को स्ट्रॉन्ग नहीं किया है कि आपका नेता ऐसा हो सकता है, नेता भी अच्छा हो सकता है। किसान बिल्कुल एक गरीब ही होता है, किसान भी रिच हो सकता है, वो भी एक हाईटेक वो हो सकता है, पढ़ा लिखा हो सकता है। तो हम ये है कि वो स्टीरियोटिपिकल एज ए फिल्म मेकर हमें जब अपने कंटेंट को चूज करें तो हम स्टीरियोटिपिकल इमेजेस से बाहर निकल के करें, क्योंकि एज ए फिल्म मेकर, एज ए डायरेक्टर,
एज ए कंटेंट राइटर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको स्टीरियोटिपिकल उससे निकाल के एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में चीजों को दिखाएं। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कैरेक्टर किसी खास कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो आपको उस कैरेक्टर को उसी तरह से दिखाना है। लेकिन जब आप जनरलाइज बात कर रहे हैं, जब मैं किसी चीज की इमेज की वो बात करता हूं, तो आपको उसको एक ब्रॉडर उसमें, उससे क्या होता है कि एक तो आपकी इमेजिनेशन बढ़ती है, दूसरा आपके ऑडियंस की इमेजिनेशन भी बढ़ती है। मेरा मकसद उससे ये था। जी सर, बिल्कुल समझ आ गया। जी, थैंक यू। अन्य कोई सवाल? एक आखिरी सवाल हम लोग ले सकते हैं, इसके बाद हम लोग सेशन रैप अप कर देंगे। मैं एक सवाल सर से करना चाहता हूँ। जी सर, एक चीज़ ये बताइए कि इक्विपमेंट्स की कौन कौन से इक्विपमेंट हैं जिनकी ज़रूरत, बेसिक जो इक्विपमेंट होने चाहिए फिल्म मेकिंग के लिए, उसकी कुछ जानकारी और दें हमें। हाँ जी, बेसिकली हम लोगों ने जब करियर शुरू किया था तो फिल्म मेकिंग बहुत महंगा और मुश्किल काम था, बहुत कॉस्टली था। जब आप और बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी उसके आप इमेजिन नहीं कर सकते थे। लेकिन आज के दौर में मतलब चीजें बहुत चेंज हो गई है। अगर आपके पास कंटेंट स्ट्रॉन्ग है तो, और आपके पास अच्छे आइडिया है, तो आज इक्विपमेंट की लिमिटेशन नहीं है। मतलब वो आप देख रहे हैं, आप अपने बेसिक फोन से आज बढ़िया क्वालिटी के वीडियोस को बना के आप वो कर सकते हैं, लेकिन आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अभी वो लिमिटेशन नहीं है कि आपके पास ब्रॉडकास्ट इक्विपमेंट है या नहीं है। हालांकि ब्रॉडकास्ट इक्विपमेंट की तब जरूरत पड़ती है जब आप इसको ब्रॉडकास्ट उस पर जाएं या प्रोफेशनल उसके लिए जाएं, या आपको प्रोफेशनल चीजें कैप्चर करनी है। मैं बताऊं कि जैसे मैंने एक वो फ्रेंच फिल्म दिखाई, तो ऑब्वियसली उस तरह की फिल्म के लिए आपको बहुत ही वो चाहिए, प्रिसाइज इक्विपमेंट चाहिए जिसमें आप उस माइक्रो लाइफ को कैप्चर कर सकें। तो वो बहुत जरूरी है। आपके पास कैमरे इस तरह के होने चाहिए जो उन इफेक्ट्स को, उन चीजों को कैप्चर कर सके। लेकिन वो मैटर नहीं है। आजकल जो इक्विपमेंट्स हमारे पास है वो बहुत बेसिक से स्टार्ट हो जाते हैं। आप शूटिंग वाला पार्ट जो है, मतलब इसमें अगर हम देखें तो 3-4 लेवल पे आपको इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट लेवल पे आपको है कि आप शूटिंग जब करते हैं तो 2 तरह के कैमरे हैं। एक ब्रॉडकास्ट क्वालिटी के कैमरेज हैं जिनसे आप अच्छी तरह के मतलब जो जब कैप्चर करते हैं तो उनकी क्वालिटी बहुत हाई रेजोल्यूशन की होती है, और उनको आप कितनी बार भी आप कंप्रेस करोगे, वो करोगे, तो उसके कलर्स और इफेक्ट्स वो अच्छे रहेंगे। तो इसलिए जनरली प्रोफेशनल जब यूज करते हैं तो हम ब्रॉडकास्ट लेवल के इक्विपमेंट को यूज करते हैं। लेकिन कंटेंट के ऊपर इक्विपमेंट बहुत हावी नहीं होता कभी भी। कंटेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है और आपने उसको वीडियो कैमरे, मतलब बेसिक फोन के कैमरे से भी अगर शूट कर लिया, तो भी आप एक अच्छी फिल्म बना सकते हैं। जब हम फिल्म की बात करें तो मोबाइल कैमरा है। मोबाइल कैमरा को भी आप हमेशा, जनरली लोग जब वीडियो शूट करते हैं तो हमारा क्योंकि फोन इस तरह से होता है तो हम इस तरह का फोन यूज करते हैं, इस तरह से कैप्चर करते हैं या वीडियो लेते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप कोई फिल्म बना रहे हो या इस तरह की कोई चीज कर रहे हो, तो हमेशा अपने कैमरे को इस तरह से लैंडस्केप मोड में रखें, क्योंकि अभी हमारा जो फिल्म मेकिंग का बेसिक वो है वो लैंडस्केप मोड में है। हमारा टीवी का जो साइज है वो 16:9 का है, मतलब वो इस तरह का नहीं है। सोशल मीडिया हालांकि फेसबुक या व्हाट्सएप इस तरह से चलते हैं, वो हम सीधे कैमरे से चलते हैं। अगर आप उसको कंटेंट बनाना है तो आप इस तरह से शूट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डेस्कटॉप के लिए फिल्म बना रहे हो, अगर आप यूट्यूब के लिए फिल्म बना रहे हो, अगर आप किसी फेस्टिवल के लिए फिल्म बना रहे हो, तो ये फॉर्मेट, या टीवी पे दिखाने के लिए अपने ऑडियंस के लिए फिल्म बना रहे हो,
तो आप कभी भी इस तरह से शूट ना करें, क्योंकि ये जो रेशो है ये टीवी स्क्रीन का रेशो नहीं है, ये फिल्म का रेशो नहीं है। आपको हमेशा लैंडस्केप में 16:9 ये एक रेशो होता है 16:9 का, जो हमारे टेलीविजन स्क्रीन का आज रेशो है। तो हम हमेशा 16:9 के रेशो में ही शूट करें। तो कभी भी अगर आपको कोई वीडियो शूट करना है तो हमेशा लैंडस्केप मोड में करें, इस तरह से करें। वो आप अपनी स्क्रीन में एडिट करते हुए अच्छे से एडिट करते हैं। तो ये है शूटिंग वाला पार्ट। सेकंड आपका पार्ट शुरू होता है उसको एडिटिंग का। एडिटिंग थोड़ा सा मुश्किल काम है, हालांकि आजकल के स्टूडेंट बहुत वो है, उनके पास इस तरह की ऐप है कि वो छोटे छोटे वीडियो बना सकते हैं, उसमें वो करते हैं। लेकिन जब हम प्रोफेशनल उसकी बात करें तो एडोब प्रीमियम ने कुछ एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स निकाले हैं जो जनरल अवेलेबल हैं, बहुत बेसिक से हैं। आप उनके ट्यूटोरियल पढ़ के भी बेसिक एडिटिंग कर सकते हैं, या कुछ जो हैंडीकैम या उनके साथ है तो उनके साथ भी आपको बेसिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर कई बार मिल जाते हैं जो फ्री में होते हैं। आप उसके बेसिक उसको इंस्टॉल करके उस पर भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन वो बेसिक एडिट है। अगर आपको अच्छा प्रोफेशनल एडिट करना है तो आप प्रीमियर में कर सकते हैं, फाइनल कट प्रो वो है उसमें कर सकते हैं। इस तरह के हाई एंड भी सॉफ्टवेयर है जिन सॉफ्टवेयर में आप वो कर सकते हैं। गोप्रो एक कैमरा है, एक्शन कैमरा है। जनरली ट्रैवलर्स जो है, ब्लॉगर्स जो है वो गोप्रो रखते हैं, बहुत महंगा कैमरा नहीं है, हालांकि वो फिक्स लेंस और एक्शन कैमरा है। तो उसके साथ भी एक सॉफ्टवेयर आता है, उसमें आप एडिट कर सकते हैं। उसकी शूटिंग जो है फॉर्मेट जो है वो बहुत ही हाई लेवल का है, रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है, और आमतौर पे जितने भी और वो अंडर वाटर भी काम करता है। वो स्काई डाइवर्स यूज करते हैं उसको बाइकर यूज करते हैं, आप अपने हेलमेट पे लगा लें। लेकिन वो उसमें आप फिल्म का इफेक्ट नहीं ले सकते, आप उस पे शॉट्स को क्रिएट नहीं कर सकते। वो फिक्स लेंस है, जो उसको दिखेगा वो वैसा शूट करता है। तो ये इस तरह के इक्विपमेंट्स है, एडिटिंग का है। उसके बाद आपको एडिटिंग किस पर्पज के लिए करनी है तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की इक्विपमेंट यूज करेंगे। अगर आप प्रोफेशनल किसी फेस्टिवल्स के लिए फिल्म डालना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उसको आप अपने अच्छे मोबाइल कैमरे से भी शूट कर सकते हैं, और लेकिन कोशिश करें, मतलब वो तभी अच्छी फिल्म आएगी जब आप उसको लैंडस्केप मोड में करेंगे, तभी वो एडिट हो पाएगी। वरना उसका वो आपको दोनों तरफ ब्लैक पट्टियां आप छोड़ देंगे जो आपको बुरा लगेगा, और आपका कंटेंट बहुत छोटा हो जाएगा। अगर वो लैंडस्केप मोड में तो बेटर तरीके से आ सकता है, और उसी तरह से आप एडिट कर लें। तो ये डिपेंड करता है कि आपका फॉर्मेट क्या है, आप कहाँ अपनी फिल्म दिखाना चाहते हैं, किस पर्पज से दिखाना चाहते हैं, किस लेवल का है, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने इक्विपमेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो बहुत रेंज ऑफ इक्विपमेंट आज के दिन में है। जी मैम, शुक्रिया सर। तो इसी के साथ ही समय भी जो है वो हमारे पास खत्म हो रहा है, और सेशन को हम समाप्ति की ओर बढ़ाते हैं। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर राकेश कुमार सर को अपने न केवल थैंक्स की गिविंग में ऐसे नहीं कहूंगी, थैंक्स गिविंग से ज्यादा सर के जो विचार होते हैं बहुत ही संक्षिप्त होता है, लेकिन उनके अंदर जो ज्ञान छिपा होता है वो बहुत ही डीप होता है। तो सर को आमंत्रित करती हूँ। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इतने सुंदर शब्दों के लिए श्वेता। पर जो वक्तव्य आज राकेश जी ने हमारे लिए प्रस्तुत किया है उसको अगर मैं समअप करूं तो बहुत सारी चीज़ों को, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ सर ने कही हुए कि है, तो जब भी आप कोई चीज़ कहना चाहते हैं तो आपको दृष्टि, आप सिर्फ देख नहीं रहे हैं बल्कि उसको देखने का एक नज़रिया आपके पास होता है, तब आप कोई चीज़ दिखा पाते हैं। जैसे मैं अभी देख रहा था कि पाइप आपने दिखाया, दिस इज नॉट ए पाइप। अब पहली दृष्टि में वो पाइप हमें दिख रहा है, वो पाइप है, हमारी बुद्धि मानने को तैयार नहीं कि ये जो बात कही जा रही है कि वो सही है। हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल पाइप है। तो जैसे ही आपने उसका दूसरा अर्थ समझाया कि भाई ये पाइप नहीं है, पाइप का चित्र है, पेंटिंग है, तो आप देखिए कि वहीं से कैसे चीजें
अलग दृष्टि में जानी शुरू हो जाती हैं। आप अपने आसपास के जीवन को अगर आप देखते हैं तो जीवन में सब कुछ घटित हो रहा है। तो सर के ही शब्द उधार लेके कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि सिंगल लेंस से अगर आप देख रहे हैं तो सब कुछ एज इट इज दिखाई देता रहेगा, लेकिन अगर आप अगर आप फिल्म मेकर की दृष्टि से देखेंगे तो आप लोगों के चेहरे नज़दीक से देखेंगे, क्लोजअप में देखेंगे, लॉन्ग शॉट में देखेंगे, उन शब्दों के अंतराल को आप पढ़ेंगे जो शब्दों के बीच में आता है, उन चुप्पियों को, खामोशियों को आप देखेंगे जो खामोशियाँ शब्दों के बीच में आती हैं, वाक्यों के बीच में आती हैं, हमारे चेहरे के हाव भाव में आती हैं, हमारे हाथों के संचालन में आती हैं। तो इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से हमने आज देखा और सर के विविध अनुभवों से हमने आज जाना कि किस प्रकार से हम अच्छी फिल्म बना सकते हैं। और विज्ञान पर आपने सर बहुत अच्छी बात ये कही कि आप कितना जानते हैं या कितना गहरा आप जानते हैं ये बहुत मायने नहीं रखता है। ये मायने ये रखता है कि उस विशद ज्ञान को, उस गहरे ज्ञान को आपने कितने सामान्य और साधारण व्यक्ति के लिए सुलभ कर दिया। तो फिल्म मेकिंग का ये जो प्रोसेस है ये एक क्रिएटिव प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप जीवन की एक प्रतिकृति ही तैयार नहीं करते, बल्कि वो उसके भीतर कहीं ना कहीं दृष्टि छिपी हुई होती है, एक समझ छिपी हुई होती है। तो सीसीटीवी फुटेज से अलग हटकर हम ये देख पा रहे होते हैं कि क्या चीज़ें हमारी दुनिया में, समाज में घटित हो रही हैं। और विशेष तौर पर विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमें ज़रूरी होगा कि हम ऐसे विषयों को लें जो हमारे आसपास तो हैं लेकिन सामान्य लोग, हम लोग उसको सही से नहीं समझ पाते हैं। तो आपका जो वक्तव्य था आज बहुत सारी इंसाइट हमें मिली है सर इस विषय में, और हम आभारी हैं राकेश जी के कि उन्होंने इतने विस्तार से चीज़ों को समझाया है। और मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारी क्लास में बैठे हुए कुछ बच्चे ज़रूर, प्रत्येक बच्चा तो नहीं लेकिन हाँ कुछ बच्चे ज़रूर इस ओर ध्यान देंगे, स्क्रिप्टिंग करेंगे, फिल्म शूट करेंगे, और हो सकता है कि आने वाले वर्षों में राकेश जी के समक्ष हम एक कार्यक्रम रखें और उसमें हम अपने विद्यार्थियों की बनाई हुई फिल्मों का प्रदर्शन कर सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और आभार। आपसे मुलाकात हो जल्दी फिजिकल मोड में जैसे ही हो, तो लेकिन हम चाहेंगे कि आपको फिर से हम बुलाएं और फिर से सुने। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका। थैंक यू। हाँ श्वेता जी। थैंक यू सो मच सर फॉर नाइस वर्ड्स एंड वंडरफुल वर्ड्स। और जैसा कि सर ने बोला है कि सर आपको हम एक बार फिर से आमंत्रित करेंगे ऑफलाइन मोड में। सर आपको बताऊं मैं, राकेश सर हालांकि दोनों के आज जो नाम हैं बहुत सिमिलर है, बट ये संदेश जो है, ये बात मैं राकेश कुमार सर को बोल रही हूँ, प्रोफेसर राकेश कुमार सर को। सर के पास समय नहीं था, तो बहुत ही अपने व्यस्त जो उनका शेड्यूल था उसमें से सर ने आज के लिए समय निकाला, इस सेशन के लिए समय निकाला था। जैसा कि सर ने बताया था शुरुआत में कि अरुणाचल में थे सर उस वक्त, तो बहुत ही उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मानी इस सेशन के लिए, इसके लिए मैं भी धन्यवाद करना चाहूंगी। थैंक यू सर राकेश अंदानिया जी। और इसी के साथ ही मुझे लगता है कि ये सत्र हमें यहीं पे समाप्त कर देना चाहिए।